हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी बीपीएससी 67वीं को लेके कि आपके लिए क्विज के कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो उसी को लेके मैं आज आपके सामने हूं। सबसे पहला हमारा क्विज 1 का ये वीडियो 10 से 12 क्वेश्चन हम पर डे इसमें डिस्कस किया करेंगे, 4-5 मिनट का वीडियो, ताकि आप रोज इसको देख पाएं और आपकी तैयारी बेहतर हो सके करंट को लेके। ठीक है, तो आज पहला वीडियो है, इसका पीडीएफ आपको कभी नहीं मिलेंगे। मतलब इस जो क्विज रहेगा ये आपको या तो नोट करना है या आपको जो वीडियो सेव करनी है, जो भी करना है आप करेंगे। पीडीएफ इसकी अवेलेबल नहीं रहेगी। इसके आंसर की जो होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, क्योंकि मैंने आंसर इसलिए नहीं दिया है कि आप क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, क्विज नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य जो प्रथम जियोलॉजिकल पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन है गुजरात, हैदराबाद, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। प्रथम जियोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया कहाँ पे है ये पूछ रहा है। तो आप आराम से वीडियो पॉज करके कोई क्वेश्चन का आंसर करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मैं वीडियो लगातार रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि टाइम नहीं है उतना, फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। तो भारत का प्रथम जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया मध्य प्रदेश में, जबलपुर में। ठीक है, तो पहले का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मुझे अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस खिलाड़ी ने पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है? तो यहाँ पे मेल कैटेगरी में पूछा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल और एंडी मर्रे। इसमें से किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब? बताइए। डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल और एंडी मर्रे में से क्या होगा सही आंसर? वीडियो को आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पॉज करके आंसर कर सकते हैं क्योंकि मैं लगातार पढ़ाऊंगा। तो इसका सही आंसर है राफेल नडाल, दूसरे का सी हो जाएगा। इन्होंने जीता जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक पूछ रहा है 2021 में। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 2021 में भारत की रैंक क्या है? 81, 88, 85 और 89। इनमें से सही आंसर क्या होगा बताइए? तीसरे का क्या है सही आंसर? तो तीसरे का सही आंसर है दोस्तों 85। जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 है, यानी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है 85 यानी 85। तो आप अपना स्कोर मुझे जरूर बताइएगा। और मैंने ई ऑप्शन इसमें इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मैं कोई क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं बताऊंगा आपको यहाँ पे, तो ई रखने का कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ 4 ऑप्शन होंगे और उसी में से आपको आंसर भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वर्तमान में भारत में कितने बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व हैं? तो टोटल टाइगर रिजर्व इन इंडिया पूछ रहा है 50, 51, 52, 53। क्या होगा सही आंसर? ये करंट में पूछ रहा है, इन टुडे आपको बताना है हाउ मेनी टाइगर रिजर्व आर देयर इन इंडिया। ए बी सी डी, क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए? तो इसका सही आंसर है, क्वेश्चन 4 का आंसर होगा डी 53। ये अभी अपडेट हुआ है, अगर आपको 52 पता थे तो अपडेट कर लीजिए खुद को। अभी जो है टाइगर रिजर्व हो गए हैं 53। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि 53rd जो टाइगर रिजर्व अभी ऐड हुआ है उसका नाम क्या है और किस वो स्टेट में है 53rd टाइगर रिजर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या है? यानी वर्ल्ड कैंसर डे 2020 की थीम पूछ रहा है। ए ऑप्शन है आई एम एंड आई विल, बी है नॉट बियॉन्ड अस, सी है वी कैन, आई कैन और डी है क्लोज द केयर गैप। तो इसमें से क्या है सही आंसर? विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये, थीम से क्वेश्चन आजकल पूछे जाने का ट्रेंड है सारे स्टेट पीसीएस में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा क्लोज द केयर गैप। 5 का डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम है क्लोज द केयर गैप। कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? कमेंट करके मुझे बताएंगे आप लोग, कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है, डेट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में है, प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में 216 फीट की बैठी हुई अवस्था में रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा किस नाम से जानी जाएगी? तो इसमें कई सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं। पहली चीज़, इसमें हैदराबाद का जगह है, तो रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है वो हैदराबाद में है। इसकी हाइट 216 फीट है, ये बैठी हुई अवस्था में है, रामानुजाचार्य की है। तो ये 4 क्वेश्चन में से कुछ भी बन सकता है, चारों आपको याद रखनी है बातें। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है यहाँ से कि इसका नाम क्या होगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ क्वालिटी या स्टैचू ऑफ पीस? बताइए क्या है सही? रामानुजाचार्य का जो स्टैचू लगाया जा रहा है हैदराबाद में, उसकी थीम क्या है या उस जो स्टैचू है उसको क्या नाम से बुलाया जाएगा? सही आंसर बताना है आपको। स्टैचू ऑफ यूनिटी तो नहीं हो सकता, बताइए क्यों? सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू जी का है, वल्लभ भाई पटेल का है। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब आपके 2 बचे हैं सी और बी, इनमें से सही आंसर क्या है?
क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका सही आंसर है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। ठीक है, तो 6 का बी सही आंसर होगा, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी यानी समता। ठीक है, तो समता की ये मूर्ति, इसको नाम दिया गया है। छठे का बी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है 7, प्रसिद्ध भारतीय बाघिन कॉलर वाली की हाल ही में मृत्यु हो गई, ये किस बाघ अभ्यारण्य से संबंधित थी? तो कॉलर वाली टाइग्रेस थी ये, इसको कॉलर वाली के नाम से जाना जाता था। और पूछ रहा है किस टाइगर रिजर्व से संबंधित थी? ऑप्शन है राजाजी बाघ अभ्यारण्य, कान्हा बाघ अभ्यारण्य, कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य या पेंच बाघ अभ्यारण्य। बताइए, राजाजी टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या फिर पेंच टाइगर रिजर्व? कॉलर वाली। सही आंसर क्या होगा 7th का? डी, पेंच टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ एक और बताना, पेंच टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जो चीज़ें पूछ रहा हूँ वो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिलेटेड पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट नहीं पूछा जाता। तो आपको ये आंसर करना है, बताइएगा मुझे पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य की पंचायत कुंभालांगी या कुंभलांगी भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत बनी है? तो ये पूछ रहा किस राज्य की है। कुंभलांगी मैंने बता दिया है इसमें ऑलरेडी, पंचायत है ये, सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत बनी है। आपसे पूछ रहा है किस स्टेट में है। ऑप्शन है आंध्रा, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आप बताएंगे, क्या होगा आंसर? कुंभलांगी सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत किस स्टेट से रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर होगा केरला। केरला का पंचायत है कुंभलांगी, और ये सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत बन गई है, भारत की पहली है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो भारत की पहली हो, या जिस स्टेट का आप एग्जाम देने जा रहे हो वहां पे कुछ पहली बार हो रहा है, तो क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ISFR 2021 के अनुसार भारत के वृक्षावरण और वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? इंग्लिश मीडियम वालों, अकॉर्डिंग टू ISFR 2021 हाउ ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर? बताइए, फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर में कितनी ग्रोथ दिखाई गई है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार? वृक्षावरण और वनावरण दोनों बताना है। ऑप्शन है 1261 स्क्वायर किलोमीटर, 3261 स्क्वायर किलोमीटर, 7261 स्क्वायर किलोमीटर या 2261 स्क्वायर किलोमीटर। आप वीडियो पॉज करके आंसर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और इस पर प्रैक्टिस ही करिए आप, इसको रटने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, रट तो लेंगे ही जब मैं आंसर बता दूंगा। तो 9th का सही आंसर क्या है? डी, 2261 स्क्वायर किलोमीटर ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ISFR 2021। भारत के वृक्षावरण और वनावरण में 2261 स्क्वायर किलोमीटर यानी 2261 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। ध्यान रखना है आपको। लास्ट बट नॉट लीस्ट 10वां क्वेश्चन, आज मैं 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, आगे से ये बढ़ा दूंगा। आप ये भी मुझे बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्योंकि करंट इजी ही पूछा जाता है BPSC में, सीधे करंट होता है, तो मैंने उसमें कुछ ज्यादा कारस्तानी नहीं करी है। GS पे जब आएंगे तो थोड़ा घुमाना शुरू करूंगा क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन है 10, लता मंगेशकर जी को किस वर्ष प्रतिष्ठित भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई माननीय लता मंगेशकर जी की, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वर्ष प्रतिष्ठित भारत रत्न अवार्ड इनको से सम्मानित किया गया। UPPCS में इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें इन्होंने भारत जो पहली बार प्रोग्राम किया लंदन में, तो उसके बारे में इनसे क्वेश्चन था। मैंने उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाया है कि भारत रत्न इनको कब दिया गया। ऑप्शन आपके पास है 2010, 2005, 2001 और 2002। सही आंसर क्या है बताइए? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, 10 का सी। लता मंगेशकर जी को जो है भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2001 में। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो इंडियन आर्म फोर्सेस है उसके लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया है? रुपए का क्रेडिट कार्ड इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। ऑप्शन है ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। ABCD 4 ऑप्शन मैं देता हूं, 5वां नहीं, क्योंकि अगर 5 ऑप्शन दूंगा तो फिर गलत की संभावना रहेगी। बट यहाँ मेरा मतलब है आपको सिखाना, ये कोई मॉक की तरह नहीं है, ये क्विज है कि आप इससे सीख पाएं। ठीक है, कितना याद है आपको ये देखने के लिए हो रहा है, तो मैं 5वां ऑप्शन यहाँ बचा के चलता हूँ। तो पहले का आंसर बताना है, रुपए क्रेडिट कार्ड किसके लिए है? जिसका नाम है वीर। तो ये चला शुरू किया है दोस्तों सी, कोटक महिंद्रा बैंक ने रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए या भारतीय सशस्त्र बलों के लिए। कोटक इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आगे बढ़ेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में बिहार को कितने पदक प्राप्त हुए हैं? हाउ मेनी मेडल्स बिहार गॉट इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021?
ऑप्शन है 2, 4, 5, 6, यानी ए, बी, सी और डी में से आपको सही आंसर बताना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी हरियाणा में हुए हैं, पंचकुला में, उसमें बिहार को कितने पदक प्राप्त हुए हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है। जल्दी से आंसर बताइए वीडियो पॉज करके। सही आंसर क्या होगा इसका? मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, वीडियो लंबा नहीं करना है, 10 से 15 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए ताकि आप सुबह सुबह अच्छा ज्ञान अर्जित कर पाएं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में बिहार को मिले हैं दोस्तों 2 पदक, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। और इस 2 में एक गोल्ड मेडल मिला है और एक मिला है ब्रॉन्ज मेडल। तो एक आपको ध्यान रखना है, इन दोनों ही लोगों के नाम, एक है भोला और दूसरे क्या कौन है, मैंने आपको करंट में पढ़ाया है, शुभम है क्या। आप ये सारी डिटेल जानकारी, यही मैंने कहा कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर मैंने क्वेश्चन में पूछा खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार को कितने पदक प्राप्त हुए, तो 2, क्वेश्चन का आंसर 2 हो गया, बट आपको उन 2 को भी देखना है कि कौन है और किस कैटेगरी में उनको प्राप्त हुए हैं। जैसे इन दोनों को भारोत्तोलन में प्राप्त हुए, यानी वेट लिफ्टिंग में प्राप्त हुए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में डिटेल कि वो किस डिस्ट्रिक्ट के हैं। बस इतना पता कर जाओगे, मैं गारंटी देता हूं 30 क्वेश्चन अगर करंट के आएंगे तो आप 25 के आसपास क्वेश्चन करेक्ट कर दोगे, ये 100 क्वेश्चन लगाने के बाद, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बात बोलूँ अब आपके लिए। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप लोगों को पता है, मेरा अनुभव है बिहार के करंट अफेयर में, मैंने स्पेशल पढ़ाया है 3 साल से, और आप जो पहले पढ़ के गए हो उनको आइडिया है, जो नए पढ़ रहे हैं उनको आइडिया हो जाएगा 67वीं देने के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 है सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। हाल ही में 2022 में हुआ है ये सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद, क्या होगा इसका सही आंसर आपको बताना है और अपना स्कोर जरूर आप बताएंगे। और दोस्तों बड़ा मैं अपसेट हूँ आप लोगों से कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। करंट अफेयर का मैराथन निचोड़ हाथ से लिख के मैंने 2.5 घंटे का करंट आपको दिया 1 साल का, और आपको क्विज में दे रहा हूँ लगातार, और फिर भी आप वीडियो शेयर नहीं करते हैं। बताइए 400-500 व्यूज़ कोई बात चीज़ है आने का इतनी मेहनत के बाद, तो शेयर करा करो। क्वेश्चन नंबर 3 पे लौट के आते हैं। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। और मोदी जी ने इसका जो है उद्घाटन किया सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का बेंगलुरु में। और ये सेमीकंडक्टर के जो प्रोडक्ट हैं, सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के लिए बेसिकली इसको किया जा रहा है कि भारत में सेमीकंडक्टर का प्रोत्साहन बढ़ाया जाए, उसको प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है। तो बेंगलुरु यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरे का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 68 यानी 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। ए टेस्टिमनी ऑफ एना, बी सोराइपिट पोट्टू, सी है मना अरुमनु और डी है तानाजी द अनसंग वॉरियर। किसने जीता है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये ढूंढ के हर कैटेगरी से क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आपके लिए ताकि आपको इसका आनंद मिल पाए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, सोराई पोट्टू, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। 68 फीचर फिल्म के लिए जो है अवार्ड मिला है सोराई पोट्टू को, 4 का भी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में 5 और आर्द्रभूमियों यानी 5 वेटलैंड्स को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो वेटलैंड है, यानी जो रामसर साइट है या रामसर कन्वेंशन है जो ईरान में हुआ, उसके तहत मान्यता मिली है। 5 नई वेटलैंड को जोड़ा गया था, ठीक है। इनमें से कौन कौन तमिलनाडु में है। तो ये क्वेश्चन उससे अगस्त से पहले का बनाया हुआ क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे कि अभी वर्तमान में तो 11 और ऐड हो गई हैं, तो ये उससे पहले का क्वेश्चन है। अभी तो वर्तमान में 75 वेटलैंड हो गई हैं, बट ये तब का है जब वेटलैंड कम थी, ठीक है। 64 वेटलैंड थी तब का ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से 5 जो वेटलैंड हैं ये दी हुई हैं नीचे, इनमें कौन कौन है जो तमिलनाडु में है। इसको ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है मुझे जो मैंने फॉर्म किया है, ठीक है। तो आराम से इसका अटेम्प्ट करेंगे, तमिलनाडु में कौन सी वेटलैंड साइट है इनमें से, ठीक है। तो ऑप्शन है करिकली पक्षी अभ्यारण्य, पाला आर्द्रभूमि, सांख्य सागर या पल्ली करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, या 5वां है पिचवरम मैंग्रोव। इनमें से तमिलनाडु में कौन कौन है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आंसर करिए, मैं अब अपना बता देता हूं कौन सा इसका आंसर होगा। तो करिकली पक्षी अभ्यारण्य बिल्कुल है, ठीक है। इसमें पाला आर्द्रभूमि और सांख्य सागर नहीं है। अगर आप इसमें से सांख्य सागर को एलिमिनेट कर देते, जो कि आपने करंट पढ़ा होगा तो पता होगा सांख्य सागर जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो अगर आप सांख्य सागर को हटा देते, इसमें से 3 को हटा देते, तो आपका ए कट जाता, आपका बी कट जाता और आपका डी भी कट जाता, ठीक है। तो वहां आपको ध्यान रखना है, बीपीएससी में या यूपीएससी में भी एलिमिनेशन का मेथड अप्लाई होता है, तो ध्यान रखिएगा। कई बार हमें सारी चीजें नहीं पता होती, बट 1-2 चीजें पता हो तो उससे क्वेश्चन निकल के आ जाता है, ठीक है।
तो जैसे मान लो आपको करी कली ही पता होता तो जिसमें एक होगा वो तो सही ही होगा, तो आप 2 काट देते, ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी काट देते। तो अगर आपको करी कली भी पता था तो भी आप 50-50 पे पहुंच जाते, और आप उसमें से सांख्य सागर सिलेक्ट कर देते तो फिर आप सी पे पहुंच जाते सीधे। तो एलिमिनेशन लगाना जरूरी होता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 5वें का सी। ये मुझे सिखाना था आपको, इसलिए मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बना दिया था कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे टैकल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। महारानी एलिजाबेथ ने किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, CBE, ठीक है, ध्यान रखिएगा, CBE की बात हो रही है, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE के मानद कमांडर की उपाधि देने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये 2 तरीके के ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के अवार्ड दिए जाते हैं, एक CBE होता है और एक दूसरा होता है, उसका आप बताइएगा मुझे कमेंट करके दूसरा क्या होता है। तो यहाँ CBE वाले ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की पूछी गई है, 2022 में ये दिया गया है। किसको दिया गया है पूछ रहा है, NR नारायण मूर्ति, अजय जी पिरामल, गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति या गौतम अडानी। किसको मिला है, महारानी एलिजाबेथ, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है 2 दिन पहले, इन्हें किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के मानद कमांडर की उपाधि देने की घोषणा की इन्होंने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 6 इसका बी आंसर हो जाएगा। अजय जी पिरामल को मानद उपाधि दी गई है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की, ठीक है। तो 6वें का बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने कैंसर को रोकने के लिए राज्य में होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है। होप एक्सप्रेस कैंसर को रोकने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने एक क्वेश्चन कल पूछा था आपसे, कैंसर के लिए क्या है थीम, और आज पूछा है किस कैंसर को रोकने के लिए किस राज्य ने होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र। क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए मुझे। वीडियो पॉज करके अपना आंसर जरूर अटेम्प्ट करिए, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे, ठीक है, नहीं तो करंट तो आप देखते ही रहते हैं पूरा दिन। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने होप मिशन, होप एक्सप्रेस शुरू किया है कैंसर को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए। डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शहर में स्टील के कचरे से बनी सड़क है। किस शहर में स्टील के कचरे यानी आयन जो है, स्टील जो है, स्टील स्लैग इसको बोलेंगे, तो किस शहर में स्टील स्लैग से बनी सड़क है। बेंगलुरु, अहमदाबाद, सूरत या फिर दिल्ली। बताइए किस शहर में स्टील स्लैग से या स्टील के कचरे से सड़क बनाई गई है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं ये सारे, आपको कैसे लग रहे हैं बताइएगा, स्कोर बताइएगा, और पसंद आए तो शेयर करिएगा और लाइक तो ठोक के मारिएगा, ठीक है। तो 8वें का सही आंसर क्या है, 8वें का करेक्ट आंसर होगा सूरत। सूरत में जो है स्टील स्लैग से निर्मित सड़क है। जो ये स्टील स्लैग जो होता है इस्पात निर्माण के समय उप उत्पाद या बायो प्रोडक्ट के रूप में निकल के आता है स्टील स्लैग, उसी से सूरत में सड़क बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। तो मैंने आपसे कहा था कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन बनेंगे बीपीएससी में, कॉमनवेल्थ अच्छे से पढ़ के जाएंगे। आप कहेंगे तो मैं कॉमनवेल्थ पे वैसे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, बट एक उस पर शॉर्ट वीडियो भी आपको दे दूंगा 2-3 मिनट की, अगर आप कहेंगे तो। बट उचित यही रहेगा कि आप कॉमनवेल्थ वाली वीडियो देख लो, उसको ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा 2000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, आप भी उसको देख लो। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। मीराबाई चानू, संकेत महादेव, लवलीना बोरगोहेन या फिर निखत जरीन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला पदक, ठीक है, पहला पदक पूछ रहा है यहाँ पे, पहला गोल्ड नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है आपको क्वेश्चंस में, वहाँ ये जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार हम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते, दिक्कत हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी, संकेत महादेव ने जीता भारत के लिए पहला मेडल। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था वेट लिफ्टिंग में, और वहीं पहला गोल्ड मेडल अगर पूछ ले तो वो मीराबाई चानू ने जीता था वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। पहला गोल्ड मेडल पूछे तो मीराबाई चानू, और पहला मेडल पूछे भारत के लिए तो तब हो जाएगा संकेत महादेव। तो यहाँ सही आंसर बी होगा, संकेत महादेव सरगरकर इनका पूरा नाम है। इन्होंने भारत के लिए पहला मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। इसमें आपको बताना है भारत की रैंक क्या है और भारत के टोटल मेडल कितने हैं, ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, आप अच्छे से कॉमनवेल्थ करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट यानी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है। जेंडर गैप रिपोर्ट या लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 में भारत की क्या रैंक है दोस्तों। ए 140, बी 139, सी 135 या डी 136। क्या है जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग भारत की रैंकिंग, सही बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी 135, 135 इज द रैंक ऑफ इंडिया इन जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, ठीक है। 2022 में लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत की 135वीं रैंक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, किस फिल्म को 2022 का ऑस्कर अवार्ड के लिए चुना गया है। 2022 की लिए किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए चुना गया। पावर ऑफ द डॉग, कोडा, नोमैडलैंड या पैरासाइट। कौन सी मूवी इनमें से है जिसको दिया गया है पावर 2022 का ऑस्कर अवार्ड। तो ऑस्कर से क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं इन्हें ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आप
ध्यान रख पाएँ और अच्छे क्वेश्चंस को कवर किया है। मेरा वादा है आपसे, आप अच्छे से अगर जितना मैं बोलूँ उतना करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये मेरा पुराना अनुभव है, आप लोगों ने भी देखा है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा कोडा। कोडा मूवी को मिला है 2022 का ऑस्कर अवार्ड। अभिनेता पूछेगा तो विल स्मिथ हैं। और फिर दूसरी चीज़ें आप देख लीजिएगा जिसमें अभिनेत्री चेस्टन भी हैं और एक दूसरी हैं। एक तो ऑस्कर पूछा जाता है और एक कांस महोत्सव पूछा जाता है, तो आप ये दोनों देख के जाएंगे, ठीक है। वैसे विल स्मिथ जो है वो दोनों में कॉमन है, ऑस्कर में भी और कांस में भी। देख लीजिएगा आप उन पुरस्कारों को एक बार, तो आपको ये चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश है 2022 के लिए, ठीक है। तो 2022 के लिए कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान या फिर भारत? ABCD में से सही आंसर आपको बताना है। 2022 के लिए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? क्वेश्चन नंबर 12 आज का लास्ट है। धीरे धीरे क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे, जैसे पहले कल मैंने 10 डिस्कस किए, आज 12 करे हैं। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं इसको बढ़ा दूंगा। कल कोशिश करूंगा अगर आज ऐसे अच्छे व्यू कल आए, मतलब आज अच्छे व्यू आते हैं कल से, तो फिर इसको 15 कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि मैं कितनी मेहनत करूं। आप जितना ज़्यादा अच्छे से शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें अवेलेबल कराता जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है दोस्तों? इसका मेजबान देश है श्रीलंका। 12वें का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको अपना स्कोर मुझे जरूर बताना है कितना आपने 12 में से सही किए हैं। क्विज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2022 के अनुसार भारत जो है, भारत में FDI अंतर प्रवाह में किस देश का योगदान सर्वाधिक है, ठीक है। समझे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के FDI अंतर प्रवाह में किस देश का योगदान सर्वाधिक है, यानी भारत के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में किस देश का योगदान सर्वाधिक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इनफ्लो के मामले में क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर करेंगे। क्या आंसर हो सकता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में? ए ऑप्शन है USA, बी है चाइना, सी है सिंगापुर और डी है मैक्सिको। प्रत्यक्ष विदेशी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में FDI इनफ्लो के मामले में कौन देश है जिसका सबसे बड़ा योगदान है? तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। वीडियो पॉज करके आप आंसर करेंगे, नहीं तो आपको फिर मैं तो आंसर बताता ही जा रहा हूं तो कोई फायदा होगा नहीं। स्कोर आपको बताना ही होता है, आप जानते हैं। यहाँ ई ऑप्शन नहीं था, बट आगे ऑप्शन में देखना है आपको ध्यान से। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो सिंगापुर में का सबसे ज़्यादा योगदान है भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, रैंप योजना कब शुरू की गई? तो रैंप योजना मैंने आपको बताया है, इसके बारे में पढ़ाया है, ठीक है। रैंप योजना को अब इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। रेजिंग एंड एसिलरेटिंग MSME प्रोग्राम ये योजना है, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए ये योजना जो है चलाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा। ये कह रहा है रैंप योजना कब शुरू की गई? 1 जनवरी 2022, 1 जून 2022, 30 जून 2022, 15 अगस्त 2022, या फिर मैंने आपको बोला है अब ऑप्शन ई भी है। तो अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ई भी कंसीडर करेंगे सारे क्वेश्चंस में, अगर मैं बोलना भूल जाता हूं तो, ठीक है। तो रैंप योजना कब शुरू की गई आपको आंसर करना है जल्दी से, मैं आपको आंसर बता दूंगा, तो उससे पहले आप वीडियो पॉज करके नोट करते जाएंगे, बार बार नहीं बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, रैंप योजना जो कि चल रही है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए, यानी रेजिंग एंड एसिलरेटिंग MSME प्रोडक्ट योजना जो शुरू की गई है वो की गई 30 जून 2022 को, ठीक है। 30 जून 2022 को याद रखिएगा, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा रैंप योजना के लिए। इसके साथ 2 योजनाएं और शुरू की गई थी, उन सब के बारे में मैंने इकोनॉमी की वीडियो में आपको ये पढ़ा दिया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है मार्च 2022 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? क्वेश्चन नंबर 3, टिल मार्च 2020 हाउ मच फॉरेन डेट इंडिया हैव? बताइए, मार्च 2022 तक भारत का विदेशी ऋण फॉरेन डेट कितना है? 420.7 बिलियन, 620 इंटू 620.7 बिलियन डॉलर, 720 या 820, या फिर ई ऑप्शन बताइए क्या सही आंसर होगा। मार्च 2022 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? 420.7 बिलियन डॉलर, 620.7 बिलियन डॉलर, 720.7 बिलियन डॉलर या 820.7 बिलियन डॉलर, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? ई ऑप्शन भी कंसीडर करेंगे। क्या है इसका सही आंसर? ABCD या फिर ई? क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही आंसर है दोस्तों बी, 620.7 बिलियन डॉलर जो है भारत का विदेशी ऋण है, 620.7 बिलियन डॉलर। और मैंने आपको बताया था 19 पॉइंट समथिंग है ये, अगर इसकी GDP से कैलकुलेशन की जाए तो GDP की तुलना में ये 19% से ज़्यादा हो जाता है इसका जो है रेशियो, ठीक है। रेशियो माने तो अनुपात,
तो वो सब मैंने आपको बताया है, जो 1 साल का इकोनॉमी का करंट पढ़ाया है उसको देख लो, मैं फिर कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोनॉमी में कि विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है या आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन है IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड या फिर ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। विश्व निवेश रिपोर्ट, ठीक है, यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड, ILO या फिर ई ऑप्शन भी कंसीडर करेंगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या है दोस्तों? अंकटाड जो है वो जारी करता है विश्व निवेश रिपोर्ट, अंकटाड जारी करता है। और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है कि ये क्वेश्चन क्यों बना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की वृद्धि दर 2022 के लिए कितनी अनुमानित है? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट एस्टिमेशन पूछ रहा है इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट का कि कितना है एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2022 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022, ठीक है। तो IMF इसको जारी करता है। ऑप्शन है आपके 8.7, 7.4, 6.1 या 6.4। तो ये 2022 के लिए है, ये ध्यान रखना होता है इनमें। IMF इसको जारी करता है, ये मैंने बताया। ऑप्शन ई भी कंसीडर करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन आपको गलत हो जाएंगे कई सारे। तो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की वृद्धि दर 2022 के लिए कितनी अनुमानित है? 7.4। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 7.4 यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7.4, ओके, 7.4 यहाँ पे सही है। और अगर बात करता 2023 के लिए तो 6.1 हो जाता। अगर बात करता 2021 के लिए तो ये 8 से ज़्यादा हो जाता, ठीक है, जो कि दर्ज किया गया 8.6 के आसपास। तो ये सब मैं बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ये आप, इसका मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं, आप इसका आंसर करेंगे सारे लोग कमेंट बॉक्स में कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। बिल्कुल वीडियो पॉज करो, अभी आप लिखो कि कितनी है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। मार्केट प्राइस पे बिहार की जो है पर कैपिटा इनकम कितनी है अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 21-22 जो कि लेटेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार आपको कमेंट करना है और स्कोर में इसको काउंट करिएगा। अगर आपको पता है तो, नहीं है तो आप इसको माइनस मान के चलेंगे, क्योंकि ये आपको रटा होना चाहिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं रखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए बिहार बजट का आकार या कुल व्यय बजट कितना है? तो टोटल बजट पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, और अमाउंट से बिहार में क्वेश्चन आते हैं, आप जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बताना है आपको टोटल अमाउंट ऑफ बिहार बजट इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार बजट का आकार कितना है? ऑप्शन ए है 207691.19 करोड़, ऑप्शन बी है 23679.19 करोड़, सी है 25679.19 करोड़ रुपीस, या डी है 24976.19 करोड़ रुपीस, और फिफ्थ ऑप्शन है ई, ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन है ई, वो जिसको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कंसीडर करना है आपको। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए बिहार बजट का आकार कितना है? क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करिए वीडियो पॉज करके। 5 ऑप्शन में से चुनना है आपको सही ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर है ई, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। ई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने बोला था ई कंसीडर करना है, जिन लोगों ने ध्यान से पढ़ा क्वेश्चन को कट किया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कितना है, तो 237 है, ठीक है। ये जो डिजिट है ये उल्टी हो जाएगी, 237691 जो है 0.19 करोड़, ये जो है बिहार का टोटल बजट है 237,691.19 करोड़ रुपीस बजट अमाउंट है बिहार के लिए, ठीक है। तो ई यहाँ पे सही होगा, 7 का ई होगा। आपने अगर ई नहीं किया है तो क्वेश्चन आपका गलत हो गया है एक, इसको काउंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है पटना मेट्रो की कुल लंबाई कितनी निर्धारित की गई है? पटना मेट्रो का फेज 1 चल रहा है, उसी के बारे में पूछा गया है। कुल लंबाई कितनी है? 30.25 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 32.49 किलोमीटर या 35.40 किलोमीटर, कितनी है पटना मेट्रो की कुल लंबाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको बताना है और ई ऑप्शन को कंसीडर करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पटना मेट्रो की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 30.25 या 35, 32.49 या 35.40 किलोमीटर कुल लंबाई कितनी है पटना मेट्रो की? बताइए इसका सही आंसर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें भी कोई सही नहीं है।
ई होगा इसका भी। कई जगह इसका जो है आप इसको एक बार वेरीफाई जरूर करेंगे, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। सब जगह अलग अलग दिया हुआ है, एक जगह 32.49 भी है और एक जगह 32.91 भी है। ठीक है, तो मैं 32.91 को सही मान के चल रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका आंसर ई दिया है। ठीक है, 32.91 इसका आंसर मैं मान के चल रहा हूँ, इसलिए ई दिया है। आप इसको एक बार वेरीफाई करेंगे, 2-3 जगह क्रॉस चेक करेंगे। मैंने जो कई जगह किया, विकीपीडिया पे किया और कुछ और नोट से रेफर किया है इसको, तो 32.91 है, बट आप इसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे और जो भी होगा मुझे बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसका आंसर ई मान रहा हूँ, जैसा कि आयोग भी करता है। कुछ क्वेश्चंस वो ऐसे जानबूझ के रखता है जिनमें क्लैश हो और फिर उसका आंसर ई मानता है, तो मैं भी ई मानूंगा, 8 का ई। ठीक है, आप इसके बारे में मुझे क्लेम कर सकते हैं कि आपके पास सॉलिड बात हो, जैसे कि आप सीधा सर गवर्नमेंट का मुझे डाटा दिखाएंगे तो मैं इसको कंसीडर करूंगा, आपका बिल्कुल आयोग की तरह बात होगी अब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय बजट 2022-23 में दी गई सब्सिडी में निम्न में से सर्वाधिक आवंटन किसके लिए अनुमानित है? एस्टिमेट होता है बजट, आपको पता है। तो ये 22-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए पूछ रहा है। सब्सिडी जो दी जाती है उसमें सर्वाधिक जो सब्सिडी है वो किसके लिए दी गई है? खाद्य सब्सिडी यानी फूड सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी, पोषण आधारित सब्सिडी यानी न्यूट्रिशनल बेस्ड सब्सिडी और यूरिया सब्सिडी। तो इनमें से सबसे अधिक सब सब्सिडी ही दी हुई है। और अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किसके लिए जो है दिया गया है पैसा? फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए सेंट्रल बजट में सब्सिडी सबसे ज़्यादा किसके लिए है? ए, बी, सी, डी या फिर ई भी ऑप्शन होगा आपका, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो 9 का सही आंसर क्या है, कमेंट करिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, फूड सब्सिडी या खाद्य सब्सिडी के लिए सबसे ज़्यादा जो है आवंटन किया गया है इस बजट में। ये 58.16 के आसपास है सिर्फ जो फूड सब्सिडी पे दिया है सरकार ने पैसा। तो सबसे ज़्यादा 58% से ज़्यादा पैसा खाद्य सब्सिडी में टोटल सब्सिडी का दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्न में से किस योजना को बिहार सरकार ने शुरू नहीं किया है? क्वेश्चन ऐसे आते हैं, निम्न में से किस योजना को बिहार सरकार ने शुरू नहीं किया है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली योजना और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। और ई ऑप्शन कंसीडर करना है आपको कि एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो ये भी कंसीडर करेंगे आप कौन सा इसमें ऐसी योजना है जो शुरू नहीं किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट योजना जो विमेन इंटरप्रोर योजना है, सीएम विमेन जो इंटरप्रेन्योर स्कीम, सीएम फार्मर वेलफेयर स्कीम, जल जीवन हरियाली मिशन या फिर सीएम जो ओल्ड जो पीपल्स हैं उनके लिए पेंशन प्रोग्राम। ठीक है, तो कौन है ऐसा जिसके लिए बिहार सरकार ने शुरू नहीं किया है योजना? बताइए, फीमेल इंटरप्रेन्योर या फिर फार्मर वेलफेयर या फिर जल जीवन हरियाली या फिर सीएम वृद्धजन पेंशन योजना या फिर ई ऑप्शन क्या है सही? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दोस्तों होगा बी, सीएम किसान कल्याण योजना यानी सीएम वेलफेयर स्कीम। ये चलाई जा रही है एमपी के द्वारा, ना कि बिहार सरकार के द्वारा। बाकी तीनों योजनाएं बिहार सरकार चला रही है, तो इसका सही 10 का हो जाएगा बी, बाकी सब सही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। भारत का सड़कों के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का सड़कों के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है? A1, B2, C3 या D4? क्या होगा इसका सही आंसर? भारत का सड़कों के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू 2022 ऑब्वियसली। पुराना डेटा नहीं पूछ रहा हूँ मैं किसी भी क्वेश्चन में, जिसमें पूछूंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि पुराना वाला है, लिखा हुआ दिखेगा आपको। तो इसमें से भारत का कौन सा स्थान है बताइए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर इनमें से कोई नहीं? पांचवा ऑप्शन भी कंसीडर करना है। तो 11वें का सही आंसर क्या है दोस्तों? ये मैंने कल ही बताया था आपको। भारत का सड़कों के मामले में विश्व में स्थान है सेकंड, पहले पे है यूएसए और दूसरे पे है इंडिया और तीसरे पे है चाइना। तो पहले पे यूएसए, दूसरे पे इंडिया और तीसरे पे चाइना है। आप इतना याद रखेंगे, काम हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में किस राज्य का लौह उत्पादन में शीर्ष स्थान है? तो ये लौह उत्पादन मतलब आयरन ओर समझिएगा, लौह अयस्क है ये, तो ओर की बात हो रही है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों, आयरन ओर। ठीक है, आयरन ओर की बात हो रही है। लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष स्थान किसका है? प्रोड्यूसर कौन है आयरन ओर का इंडिया में? कौन सा स्टेट है? अकॉर्डिंग टू 2021 जो डाटा दिया गवर्नमेंट ने उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। ए ऑप्शन है कर्नाटका, बी है छत्तीसगढ़, सी है उड़ीसा या डी है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर कौन सा होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है सही आंसर? आयरन ओर के मामले में प्रोड्यूसर है सबसे बेहतर कौन? तो इस पहले पे है उड़ीसा। ठीक है, आयरन ओर के प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में हो रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है, दाल के उत्पादन में शीर्ष
राज्य कौन सा है? तो जो पल्सेस हैं उसके प्रोडक्शन में शीर्ष राज्य कौन सा है पल्सेस में दोस्तों? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, या फिर ई ऑप्शन नन ऑफ दी अबव या मोर देन वन। प्रोडक्शन इन पल्सेस कौन सा स्टेट है सबसे ऊपर? बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। 13th का क्या होगा आंसर? ठीक है, तो 13th का आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। पल्सेस में यानी दालों में सबसे ज्यादा जो उत्पादन किया है, शीर्ष उत्पादन करता राज्य है राजस्थान। दाल के उत्पादन में शीर्ष पे है ये पल्सेस में। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। कच्चा तेल के भंडारण में विश्व में शीर्ष देश कौन सा है? क्रूड ऑयल के स्टोरेज में विश्व में शीर्ष देश। ठीक है, तो स्टोरेज में क्रूड ऑयल में कौन देश है शीर्ष पे? चाइना, यूएसए, वेनेजुएला या फिर ऑस्ट्रेलिया। डी जो है ऑस्ट्रेलिया है और ई कंसीडर करना ही है। चाइना, यूएसए, वेनेजुएला या फिर ऑस्ट्रेलिया कौन है कच्चे तेल के भंडारण में विश्व में शीर्ष देश? अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो जरूर भेजा करो दोस्तों को। बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, ऐसा मन करता है कि ये बंद कर दूं मैं, ये वाला जो चला रहा हूं मैं। 400-500 व्यूज सिर्फ आ रहे हैं। इतनी मेहनत के बाद अगर ऐसा रहा परफॉर्मेंस तो मैं काम कैसे करूंगा लंबे समय तक इस पे? तो थोड़ा आप कोशिश करिए कि इसको कम से कम 1000 लोग तो देखें ताकि मेहनत वसूल हो पाए। कच्चा तेल के भंडारण में विश्व में शीर्ष देश कौन सा है बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का सी, वेनेजुएला जो है ये है कच्चा तेल के भंडारण में विश्व में शीर्ष देश। ठीक है, और उत्पादन में यूएसए रहता है। तो यहाँ प्रोडक्शन नहीं पूछा था, स्टोरेज पूछा था। वेनेजुएला यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्विज 4 का। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है भारत का पहला जिसने कोविड की दोनों डोज दे दी हैं और 100% आबादी को दे दी हैं, यानी 100% पॉपुलेशन जो है दोनों डोज ले चुकी है, सेकंड डोज भी ले चुकी है कोविड की? तो आपको इसका बताना है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है जम्मू कश्मीर, सी है गोवा, डी है सिक्किम और ई ऑप्शन को भी आपको जो है कंसीडर करना है। ई ऑप्शन भी इनमें रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ई है नन ऑफ दी अबव मोर देन वन। उसको आप हमेशा काउंट करके चलेंगे। अगर मैं बोलना भूल जाता हूं तो आप मानेंगे कि हर क्वेश्चन में ई ऑप्शन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, पहले ही बोल देता हूं। तो अब आप बताइए कि कौन सी स्टेट है जिसने सेकंड डोज दे दी है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे वीडियो पॉज करके। मैं वीडियो इसका आंसर दे दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ई, नन ऑफ द एबव इसका सही हो जाएगा और इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एचपी लिख देता हूं। हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। तो ई यहाँ पे सही हो जाता है। और ई ऑप्शन, यही एक खासियत है इसकी कि आप बिहार पीसीएस अगर दे रहे हैं तो आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि हम ऑप्शन पे गेम खेल देंगे, क्योंकि वहां ऑप्शन में ई ऑप्शन भी होता है कि कोई नहीं है एक से अधिक। तो और दूसरे स्टेट में आप एलिमिनेट कर देते हो दो, तो फिर 50-50 का रिस्क ले लेते हो। बट बिहार में वो रिस्क काम नहीं आता है क्योंकि वहाँ ऑप्शन 5वां जो है वो फंसाता ही है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो करने सारे ही अटेम्प्ट होते हैं। बट मैं कह रहा हूँ कि करंट अफेयर आप अच्छे से फिंगर टिप पे याद करिए। अगर आपको बढ़त लेनी है तो आप याद करिए ऐसी चीजों को, ऑप्शन देख के वहां आपको याद आ जाएगा। ये वाली मेंटालिटी से बाहर निकलिए। ठीक है, तो पहले का सही आ जाएगा ई और इसका आंसर हिमाचल प्रदेश मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यूनेस्को द्वारा E9 पहल शुरू की गई है। E9 पहल यूनेस्को द्वारा, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? यानी ये कह रहा है E9 इज रिलेटेबल टू व्हाट विच हैज बीन स्टार्टेड बाय यूनेस्को। इसका संबंध बताना है आपको। ऑप्शन ए है स्वास्थ्य, बी है ऊर्जा, सी है पर्यावरण और डी है शिक्षा। और ई तो आप जानते ही हैं, उसको मैं बार बार नहीं बोलूंगा। तो ए बी सी डी ई में से बताना है आपको सही आंसर। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे ए बी सी डी ई में से। वीडियो पॉज करके, मैं बार बार नहीं बोलूंगा ये बात, मैं आंसर करता जाऊंगा। अब आप वीडियो पॉज करेंगे क्वेश्चन देखते ही और फिर अगला आंसर आप अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 2 का आंसर है डी, शिक्षा जो है इसके लिए सही है। एडुकेशन से रिलेटेड है E9, तो आप ई से इसको दो चीजों में पहुंच सकते थे, एनर्जी और एडुकेशन। तो यूनेस्को शिक्षा के लिए एक पहल शुरू की है जिसका नाम है E9। ठीक है, आप इसको डिटेल्ड में पढ़ना चाहें तो देख लीजिएगा, E9 पहल। क्वेश्चन 2 का सही आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? तो वंशधारा जो जल विवाद है ये काफी चर्चा में बना रहता है और जल विवाद से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि इन सब चीजों को भी आप जानते रहें, अखबार में भी आते रहते हैं। क्वेश्चन 3, वंशधारा जल विवाद का संबंध बताना है किससे है? उत्तर प्रदेश और बिहार, या फिर महाराष्ट्र गुजरात, या फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, या फिर ओडिशा और आंध्र प्रदेश। किस राज्य से संबंध है वंशधारा जल विवाद का? ऑप्शन ए बी सी डी और ई में से सही आंसर आपको करना है। वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? सही से बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से संबंधित है वंशधारा जल विवाद। तो तीसरे का डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तीसरे का डी होगा, उड़ीसा आंध्र प्रदेश वंशधारा जल विवाद। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी कई एग्जाम्स में, तो ध्यान से इनको देखिएगा। मैंने एक वीडियो बनाए हैं, 2-3 वीडियो, जिसमें
पिछले कुछ एग्जाम्स जो 2022 में एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैंने उस पर वीडियो बनाए हैं, आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। 2022 में पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल, उसमें करंट अफेयर कराया हुआ है मैंने, सारे स्टेट का, एनटीपीसी का, मंडी परिषद का, बहुत सारे लोअर से लेके स्टेट पीसीएस एग्जाम का करंट कराया 1 साल का, उससे आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन रिपीट होते हैं करंट के, ये आप जब उसको करोगे तो समझ में आएगा, जरूर कर लेना। मेरी आपसे ये एक और असाइनमेंट बोल रहा हूँ कि उसको कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डाटा बैंक शुरू किया है? किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डाटा बैंक शुरू किया है? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक और डी है केरल। किसने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए, वाटर सेफ्टी के लिए डिजिटल वाटर डाटा बैंक किस स्टेट ने शुरू किया है? क्वेश्चन है मैं पूछ रहा है ये। ए बी सी डी और ई में से आपको सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी, कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटका के बेंगलुरु में डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम शुरू किया गया है। और जो मैंने करंट अफेयर का निचोड़ बताया उसमें ऑलमोस्ट चीजें ये सारी कवर्ड हैं। ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर अच्छे से करके जाइएगा। और जो मैंने बोला है वो कर लीजिएगा, 2022 की प्लेलिस्ट देख लो, इंपॉर्टेंट है, काम आएगी। और फिर मुझे पता है पीछे वाली आवाज आपको परेशान कर रही होगी आज, बट थोड़ा बियर कर लो, मैं भी कर रहा हूँ, मैं तो पूरा दिन यहाँ रहता हूँ। आपके लिए तो थोड़ी सी वीडियो है 10-15 मिनट की, तो आप अवॉइड करेंगे इसको, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो वीडियो मिल नहीं पाती आज आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2022 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? यानी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 के अकॉर्डिंग भारत की रैंकिंग क्या है? डेमोक्रेसी रैंकिंग, ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन पूछी है क्वेश्चन नंबर 5 में। ए बी सी डी और ई में से करना है आपको सही आंसर। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022, क्योंकि आपको पता है इंडेक्स से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार स्टेट में, तो आपको बताना है इसका सही आंसर ए बी सी डी ई में से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं आपको कर देता हूं, इसका सही आंसर होगा सी। 46 जो रैंक है ये प्रदान की गई है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2022 में, भारत का स्थान है 46वां, 46, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन 5 का सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किन दो देशों द्वारा पहले द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन किया गया है? तो कोंकण शक्ति 2021 बायलैटरल ये जो है एक्सरसाइज है, और तीनों सेवाओं के बीच यानी जल, थल और वायु के बीच में ये किया जाता है, कोंकण शक्ति है। और ये इन देशों के द्वारा पहला था जब ये किया गया 2021 में, कोंकण शक्ति बायलैटरल फर्स्ट, और तीनों सेवाओं के बीच में, यानी जो 3 सेक्टर्स ऑफ आर्मी है तीनों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, एयर, लैंड और वाटर आर्मी तीनों थी इसमें, जो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी बोलते हैं तो वो आप जानते ही हो। उनमें से ये पूछ रहा है 6 के लिए कि कौन है इनमें से, ए बी सी डी और ई भी आंसर होता है, तो कोंकण शक्ति बताइए किसके बीच होता है? इसका सही आंसर बताना है, कोंकण शक्ति 2021। क्वेश्चन नंबर सी 6 का सही आंसर होगा सी, भारत और यूके के बीच किया जाता है कोंकण शक्ति, ठीक है। कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन किया गया भारत और यूके के बीच, बायलैटरल एक्सरसाइज है, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए अपने यहाँ स्वर्ण मुद्राएं जारी की? इतनी ज्यादा महंगाई हो गई कि गोल्ड कॉइन इन्होंने जारी किए हैं, और किस कंट्री के बारे में बात हो रही है आपको बताना है। श्रीलंका, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे या ब्राजील, किस देश ने अभी हाल ही में स्वर्ण मुद्राएं जारी की हैं महंगाई से निपटने के लिए? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा आंसर, ए बी सी डी या ई में से करेक्ट आंसर क्या है? स्वर्ण मुद्राएं किस देश ने जारी की हैं महंगाई से निपटने के लिए? क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने अभी हाल ही में स्वर्ण मुद्राएं जारी की हैं, 24 कैरेट गोल्ड, और ये महंगाई से निपटने के लिए ऐसा किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा सी, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? क्वेश्चन में पूछ रहा है, ए 61, बी 62, सी 63, डी 64 या फिर ई नन ऑफ दी अबव। क्या होगा इसका सही आंसर? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं पूछ रहा है। और मैंने बोला है कि इस बार क्वेश्चन आपको मिलेगा कॉमनवेल्थ गेम्स से 100%, तो आप कॉमनवेल्थ गेम देख के जाइएगा अच्छे से। मैंने पहले भी इसका एक क्वेश्चन पहले ले चुका हूँ कि पहला मेडल किसने जीता, आज मैंने ले लिया है कि टोटल कितने जीते हैं। तो धीरे धीरे हम कॉमनवेल्थ को कवर कर रहे हैं, वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है कॉमनवेल्थ पे, उसको आप देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। मुझे पता है पीछे वाली आवाज परेशान कर रही है, बट आप मेरी आवाज पे फोकस करो। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, इसका आपको आंसर बताना है। सही आंसर होगा क्वेश्चन 8 का 61 मेडल टोटल जीते हैं। और भारत की पोजीशन इसमें कौन सी थी ये भी आपको बताना है मेरे को। क्वेश्चन 8 का सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 61 टोटल मेडल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 2022 के लिए जापान का प्रसिद्ध पुरस्कार है फुकुओका पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? 2022 के लिए जापान का प्रसिद्ध पुरस्कार फुकुओका पुरस्कार या फुकुओका अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है पी साईनाथ,
ऑप्शन बी है चारुदत्त मिश्रा, ऑप्शन सी है सिंथिया रोसेनज्वेग, या ऑप्शन डी है हायासी इतेत्सु, और ई है नन ऑफ द एबव या मोर देन वन। 2022 के लिए जापान का प्रसिद्ध पुरस्कार फुकुओका पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? क्वेश्चन 9 का सही आंसर जल्दी से बताइए, ए बी सी डी ई में से क्या होगा आंसर? मैं इसका आंसर कर देता हूं। तो 2022 के लिए फुकुओका पुरस्कार दिया गया है सिंथिया माफ कीजिएगा, ये दिया गया है हायासी इतेत्सु। ठीक है, ये मुझे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैं आपको कमेंट कर दूंगा, मेरे को एक बार इसमें कंफ्यूजन हो गया है, इसको मैं आपको कमेंट करता हूं। वैसे आप तब तक के लिए इसको मानिए सिंथिया रोसेनज्वेग। ठीक है, अगर इसमें कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको ये नीचे कमेंट बॉक्स आप चेक करिएगा वीडियो अपडेट होने के बाद। मैं इसमें दो क्वेश्चन के आंसर में कंफ्यूज हो गया हूँ, सिंथिया रोसेनज्वेग और हायासी इतेत्सु। वैसे मेरा जो है फाइनल आंसर है सिंथिया रोसेनज्वेग, बट स्टिल मैं कंफ्यूज हूँ कि हायासी इतेत्सु भी हो सकता है। ये दो पुरस्कार हैं जो मैंने पढ़े हैं और दोनों सेम ही लग रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। मैं इसको कमेंट में आप जरूर चेक कर लीजिएगा। बट हाँ, जिन्होंने पी साईनाथ लगाया वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2021 के लिए जो है पी साईनाथ को दिया गया है, 2022 के लिए नहीं। तो इसका आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, तो इसका डी मानिए, मैं आपको वैसे बता दूंगा, हायासी इतेत्सु इसका सही आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 का। ए सी और डी में से मैं कंफ्यूज हूँ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं बता दूंगा, कमेंट चेक करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में विकसित दुनिया का पहला 3 खुराक वाला रेबीज टीका किस कंपनी ने विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विकसित दुनिया का पहला 3 खुराक वाला रेबीज टीका किस कंपनी ने विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है ए फाइजर, बी सिप्ला, सी कैडिला, या डी सीरम इंस्टीट्यूट, और ई होगा नन ऑफ द एबव और मोर देन वन। किसने दुनिया का पहला 3 खुराक वाला रेबीज का टीका किस कंपनी ने विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा बताइए मुझे। रेबीज का टीका 3 खुराक वाला है, ये किस कंपनी ने इसको जो है डेवलप किया है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है, फाइजर, सिप्ला, कैडिला या सीरम इंस्टीट्यूट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कैडिला। 10 का सही आंसर है सी कैडिला, और ये गुजरात में अहमदाबाद में बेस्ड कंपनी है, और इसी ने दुनिया का पहला 3 खुराक वाला रेबीज टीका जो है डेवलप्ड किया है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर सी कैडिला, ध्यान रखना है। और ये 9 का हायासी इतेत्सु मुझे लग रहा है फाइनल, तो आप हायासी इतेत्सु को मानेंगे। अगर हायासी इतेत्सु नहीं होगा तो मैं कमेंट अब नीचे करूंगा। ठीक है, मैं 70 से 80% अब श्योर हो गया हूँ कि हायासी इतेत्सु होना चाहिए इसका। ठीक है, बट अगर हायासी इतेत्सु नहीं है तो मैं कमेंट करूंगा। अगर कमेंट नहीं दिखे आपको नीचे कुछ, तो समझिएगा कि क्वेश्चन 9 का सही आंसर डी है। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए, 10 का मैंने बता दिया, कैडिला है, इसने डेवलप्ड की है 3 वैक्सीन। ठीक है, मतलब 3 खुराक वाली रेबीज की वैक्सीन, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर स्थल यानी वेटलैंड साइट हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर स्थल हैं? ए 59, बी 64, सी 74, डी 78, या ई नन ऑफ द एबव और मोर देन वन। वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइट या वेटलैंड साइट हैं? आपको बताना है। आर्द्र भूमि जो है वो रामसर कन्वेंशन के तहत आती हैं, तो उन्हीं वेटलैंड साइट की यहाँ पे बात पूछी जा रही है कि कितनी है अभी भारत में वर्तमान में। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ई नन ऑफ द एबव। मैंने पहले बोला आपको नन ऑफ द एबव जो है आपको काउंट करना है। अभी टोटल जो हो गई है रामसर साइट वो 75 हो गई हैं, और पहले 64 थी, बट आजादी का अमृत महोत्सव के तहत और बढ़ा के 11, ये अब टोटल जो है 75 वेटलैंड साइट हो गई हैं इंडिया में। तो ये याद रखना है आपको, नाम भी इनके याद रखिएगा। इसको मैं पहले भी कवर कर चुका हूं क्वेश्चन को, आज मैंने दूसरे तरीके से कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में देश में पहली फिशिंग कैट गणना संपन्न हुई, इसके अनुसार भारत में अभी कितनी फिशिंग कैट पाई गई हैं? शिकारी बिल्ली जो है फिशिंग कैट, अभी इनकी जो है कैलकुलेशन की गई है इंडिया में पहली बार, और अब ये पूछ रहा है कि कितनी है टोटल। तो चिल्का झील में जो है ये निवास करती हैं, इतना मैं बता दूं आपको क्वेश्चन से, और वहीं इनकी जो है गणना की गई है। ये वल्नरेबल में आती है रेड डाटा बुक में, सुभेद्य की श्रेणी में, तो इसलिए इनकी जो है गणना की गई। अब ये पूछ रहा है वो कितनी है अभी वर्तमान में। ए है 156, बी है 162, सी है 176, डी है 182, और ई है नन ऑफ द एबव। तो क्या सही आंसर होगा इसका? शिकारी बिल्ली या फिशिंग कैट कितनी है भारत में वर्तमान में? चिल्का झील में पाई जाती हैं। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का 176। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 13, बुकर प्राइज 2021 किसे प्रदान किया गया है? बुकर प्राइज 2021 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से पढ़िए और अटेम्प्ट करिए। बुकर प्राइज 2021 किसे प्रदान किया गया? ए ऑप्शन है गीतांजलि श्री, बी है डॉजी रॉकवेल, सी है एलेक्सी नवलानी, डी है डेमन गलगुड, ई है कोई नहीं या एक से अधिक। मैंने इसमें लिख भी दिया है। तो बुकर प्राइज 2021 बताना है आपको किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा ए बी सी डी ई में से?
बताइए इसका सही आंसर, मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है डेमन गलगुट। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है डी, डेमन गलगुट। जिनका गलत हो गया है, सोचिए क्या गलत किया है। गीतांजलि श्री और डॉजी रॉकवेल जो है, रोजी है ना, इनको मिला है बुकर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज रेत समाधि के लिए, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, ना कि बुकर प्राइज। बुकर मिला है डेमन गलगुट को, ठीक है। तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और बहुत से लोग इसमें फंस गए होंगे अगर जिन्होंने ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो 13 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इसका क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत बिहार के सासाराम का कौन सा स्थान है। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत बिहार के सासाराम का कौन सा स्थान है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, ए है 9, बी है 10, सी है 12, डी है 14 या फिर ई है नन ऑफ द अबव। सासाराम का कौन सा स्थान है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत, ये है क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर करेंगे। अपना स्कोर जरूर बताइएगा मुझे कि टोटल स्कोर कितना किया है, और कमेंट जरूर चेक कीजिएगा कि अगर मैंने वो क्वेश्चन डी जो है हायासी तेत्सु जो सही नहीं अगर बताया है, तो वो उसका आंसर मैं आपको कमेंट करूंगा वहां पेन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा आपका डी, 14th रैंक है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम आया, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। 2020 के अनुसार दिए गए आंकड़ों पर विचार करना है। सैंपल रिपोर्ट सर्वे 2020 यानी नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार दिए गए आंकड़ों पर विचार करना है आपको। पहला कह रहा है कि इसके अनुसार बिहार में जन्म दर सर्वाधिक है। दूसरी बात कह रहा है कि बिहार में जो है मृत्यु दर 5.4 है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जो शिशु मृत्यु दर है ग्रामीण क्षेत्रों में, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर है वो 25 है 1000 प्रति शिशु पे। क्या है इसमें, फिर पूछ रहा गलत कथनों पे विचार करना है, तो हम इसमें से आपको एलिमिनेट करनी है जो स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं अक्सर। अब स्टेट पीसीएस में वनडे वाला जो एग्जाम है, वनडे जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो अब जाता जा रहा है, तो अब आप अपडेट होइए। वन लाइनर आएगा तो आप कर ही देंगे, इसी में से वन लाइनर भी बनेंगे, बट हम थोड़ा अपर लेवल की प्रिपरेशन करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप आंसर करेंगे। नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है, सैंपल रिपोर्ट सर्वे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखिए क्या है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सैंपल रिपोर्ट सर्वे के अकॉर्डिंग, मैं अब आंसर बता रहा हूं तो वीडियो पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं। तो पहला है कि नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है इसके अकॉर्डिंग बिहार में जन्म दर सर्वाधिक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। बिहार में जन्म दर सर्वाधिक है, 25 के ऊपर है, ये मैं आपको करंट अफेयर में बता चुका हूं। तो सर्वाधिक है जन्म दर, बिल्कुल पहली बात ठीक हो जाएगी। दूसरा कह रहा है बिहार में मृत्यु दर 5.4 है। बिहार में मृत्यु दर यानी मोर्टालिटी रेट, तो बिल्कुल सही बात है। बिहार में जो मोर्टालिटी रेट ओवरऑल है वो 5.4 है। ग्रामीण और शहरी अलग अलग है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण 5.5 है और शहरी 5.2 है, और फीमेल्स की जो है वो 5.4 है, ओवरऑल भी 5.4 है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही हो जाएगी। इसने पूछा है कि इसमें से कौन गलत है, ठीक है। तो अब तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है बिहार में शिशु मृत्यु दर ग्रामीण क्षेत्रों में 25 है, यानी जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है बिहार में वो 25 है इन अपॉन 1000। तो ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। 25 नहीं है रूरल एरिया में। रूरल एरिया में जो मोर्टालिटी रेट है इन्फेंट्स का वो 27 है, और ओवरऑल जो है बिहार में वो भी 27 है, ठीक है। शहरी जो है वो 25 है, जो अर्बन एरिया में है वो 25 है, जबकि रूरल एरिया में 27 है, और ओवरऑल भी 27 है। तो हम कहां पहुंचे इस पे कि 1 और 2 जो है इसमें सही है, केवल 3 जो है वो गलत हो जाएगा। तो कौन सा है, सी जो है केवल 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। की नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार दिए गए आंकड़ों पर विचार करके हमने पाया कि गलत कथन है केवल 3, पहली और दूसरी ठीक है। तो सी अगर आपने किया था तो करेक्ट था, और ये क्वेश्चन अगर आपने सही किया है तो फिर मान सकते हैं कि इससे अब क्वेश्चन आपका सर्वे रिपोर्ट से गलत नहीं होगा, क्योंकि डीप मैंने अब क्वेश्चन आज फॉर्म किए हैं। कॉमनवेल्थ गेम से मैं लगातार बोलता रहा आपसे कि क्वेश्चन बनेंगे, आज आपकी क्षमताओं का आकलन हो जाएगा इस क्वेश्चन से। तो चलिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अनुसार विचार करना है आपको, और सत्य कथन का चयन करना है, यानी थिंक अबाउट इट एंड जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको सिलेक्ट करना है। एंड स्टेट नंबर 1 क्या कह रही है, माफ कीजिएगा, थोड़ा फॉन्ट सिलेक्ट करने के लिए ब्रश सिलेक्ट कर रहा था और ये जूम हो गया। चलिए आ गए, हम ठीक से आ गए हैं। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अनुसार विचार करना है आपको, असत्य कथन का चयन करना है। पहली स्टेटमेंट कह रहा है जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं 2022 के, इन खेलों में 57 गोल्ड मेडल के साथ यानी 57 स्वर्ण पदक के साथ ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है, ठीक है। असत्य कथन का चयन करना है, यहाँ मैं आपको बार बार वार्निंग देता हूँ,
ठीक है, अलार्म देता हूं कि आप यहाँ ये सत्य असत्य कथन यानी ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे। वहां एग्जाम हॉल में आप जहां असत्य लिखा होगा उसको अंडरलाइन करेंगे, तब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। कई बार हम क्वेश्चन को सही जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट इस बबल फिलिंग गलत हो जाता है क्योंकि हम सत्य असत्य में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको अगर आप अंडरलाइन कर लेंगे तो शायद ये समस्या जो है दिक्कत नहीं दे आपको, ठीक है। तो इन खेलों में 57 स्वर्ण पदक के साथ ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है, पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है इन खेलों के समापन समारोह के दिन सिंगापुर की महिला खिलाड़ी फेन तियानवई को जो है प्रतिष्ठित डेविड डिक्सन अवार्ड दिया गया। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक निखत जरीन एवं अचंत शरद कमल जो है थे। तो इन तीनों में से, और एक चौथा है, इन खेलों में भारतीय दल में कुछ 322 सदस्य थे। इन 4 स्टेटमेंट में से असत्य कथन चुनना है। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन का लेवल आप समझ रहे होंगे, वीडियो पॉज करके आप आंसर देंगे। मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो मैं इसको जूम इन कर देता हूं, ठीक है। अब ठीक दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो अब इसमें ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल 4, केवल 3 या कोई नहीं या एक से अधिक। तो आप ई ऑप्शन को तो कंसीडर करते ही हैं बिहार में, मैंने भी अब इसको रखना शुरू कर दिया है। और क्विज नंबर 3 से तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अनुसार विचार करेंगे आप लोग। मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा, प्रोसीड करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो आप आंसर करिएगा और फिर मुझे स्कोर तो आप बताएंगे ही हमेशा की तरह। तो कॉमनवेल्थ गेम के बारे में पहला कह रहा है इन खेलों में 57 स्वर्ण पदक के साथ ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। 57 यानी 57 जो है गोल्ड मेडल नहीं है, 67 है ऑस्ट्रेलिया ही सीट्स पे, बट गोल्ड मेडल जो है वो 67 है। तो पहला स्टेटमेंट जो है यही गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है इन खेलों के समापन समारोह के दिन सिंगापुर की महिला जो है फेन तियानवेन, इनको प्रतिष्ठित डेविड डिक्सन अवार्ड दिया गया। बिल्कुल ठीक बात है, फेन तियानवे को ही दिया गया। ये समापन समारोह में निखत जरीन और अचंता सरल कमल जो टेबल टेनिस हैं और निखत जरीन जो मुक्केबाज हैं, ये दोनों ही जो है भारतीय ध्वजवाहक थे। ये भी बात ठीक है। ओपनिंग में जो है कौन थे ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है इन खेलों में भारतीय दल में कुल 322 सदस्य थे। ये भी बात ठीक है। हमने एक स्टेटमेंट को जो है निकाल लिया, पहला इसमें गलत है। आप अगर पहले को भी काट देते तो ये भी कट जाता, ये भी कट जाता, ठीक है। और फिर आपके 3 बचते, और 4 अगर आपको पता होता कि सदस्य भारतीय कितने हैं तो फिर केवल 3 आप वैसे भी एलिमिनेट कर देते। माफ कीजिएगा, इसमें ये पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। तो असत्य कथन का चयन करना है तो हमें यहाँ केवल एक निकलना। देखिए ये मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है अभी, कि मैं इसीलिए कहता हूँ कई बार कि हम भूल जाते हैं कि हमें सत्य असत्य कथन का क्या चयन करना है। ये छोटा सा एग्जांपल भी आपको मिल गया कि असत्य कथन का मैंने लिखे हैं कि आप वहां भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जब मेरे से हो सकती है यहाँ पे बैठ के, तो आप एग्जाम हॉल में कर सकते हैं, ठीक है। तो असत्य कथन का चयन करना था, पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक है, मैंने आपको सबका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने वीडियोज में आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। जो नेशनल करंट अफेयर बताया है, जो मैंने कॉमनवेल्थ अलग से भी बताया है। फिर भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो विचार करें, ये क्वेश्चंस है विचार करें, बट आप भी विचार करें। क्या विचार करवा रहा है क्वेश्चन में? वर्ष 2021 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार जगदीश प्रसाद मंडल को उनके प्रसिद्ध उपन्यास पंगु के लिए दिया गया है। तो 2021 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया पंगु के लिए, पहला कथन कह रहा है। दूसरा कह रहा है अमित मिश्र को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया उनकी कृति सम्राट अशोक के लिए। इनमें से ये कह रहा है सत्य कथनों का चयन करना है। बहुत असत्य चुन लिए, सत्य देख लेते हैं, सत्य की ओर रुख करते हैं, ठीक है, सत्य की खोज में चलते हैं। तो वीडियो पॉज करिए, आंसर बताइए इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। मैं अब आंसर करूंगा, आप अपना आंसर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट 1 इज फाइनली करेक्ट है, ये बिल्कुल ठीक है। जगदीश प्रसाद मंडल को 2021 के लिए मैथिली भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया है। उनकी कृति है, उपन्यास है पंगु, ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है अमित मिश्रा को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ये बात ठीक है, लेकिन कृति जो है सम्राट अशोक नहीं है, अंशु बनी पसरी जायब इनकी कृति है अमित मिश्र की। सम्राट अशोक जो है ये इनकी कृति नहीं है, हिंदी भाषा का साहित्य, जो हिंदी भाषा का उपन्यास है सम्राट अशोक, और ये किसने लिखा है मुझे बताइएगा। उनको दिया गया है हिंदी का साहित्य जो है पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, पहली स्टेटमेंट एकदम ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, सत्य कथन का चयन करना है, तो केवल एक यहाँ पे ठीक हो जाएगा, तीसरे का ए सही हो जाएगा। अमित मिश्र को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार तो दिया गया, लेकिन कृति उनकी है अंशु बनी पसरी जाए। बाकी बात ठीक थी, बट सम्राट अशोक नहीं है, सम्राट अशोक हिंदी का है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है तो फिर भी मैं कह सकता हूं कि आप अवेयर हो और थोड़ा दिमाग लगा के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 जून 2022 को किस रेलवे डिवीजन से मिताली एक्सप्रेस ने भारत और बांग्लादेश के बीच कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। यानी मिताली एक्सप्रेस अभी शुरू हुई है, किस डिवीजन के बीच इसने ऑपरेशनल जो एक्टिविटी है या ऑपरेशनल चीजें हैं या ऑपरेशन जो शुरू किया है, कुछ भी कहिए आप, उसके बीच ये पूछ रहा है कौन सा डिवीजन है जिसके बीच ये शुरू हुआ है। ऑप्शन ए है सोनपुर डिवीजन, ऑप्शन बी है दानापुर डिवीजन, ऑप्शन सी है कटिहार डिवीजन, ऑप्शन डी है समस्तीपुर डिवीजन, या फिर ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन।
1 जून 2022 को हुआ, लेटेस्ट अपडेट है ये, तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा, पसंद आए हों और क्वेश्चन में इसी तरह के फॉर्म करूं तो आप इस पे 1000 व्यूज पहुंचवाइए, वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो रेलवे डिवीजन कौन सा है इसमें, मैं क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, वीडियो पॉज कर सकते हैं। मिताली एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच, इसने कटिहार डिवीजन से जो है शुरू किया है ऑपरेशन, और भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही मिताली एक्सप्रेस 1 जून को ऑपरेशनल जो एक्टिविटी है इसने शुरू की कटिहार डिवीजन से। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सही हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। मैं इसमें बहुत बोला है आपको, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आने वाले हैं ठीक ठाक इस बार। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर विचार करके उत्तर देना है आपको। स्टेटमेंट 1 है, इन खेलों में हरियाणा ने 139 कुल पदक प्राप्त करके शीर्ष स्थान हासिल किया है। स्टेटमेंट 2 है, बिहार राज्य कुल 2 पदकों के साथ 28वें स्थान पर रहा है। स्टेटमेंट 3 है, जहानाबाद निवासी भोला कुमार ने बिहार के लिए भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में एकमात्र यानी वन एंड ओनली गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। इनमें सत्य कथन का चयन करना है, यानी फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला हरियाणा में ये ऑर्गेनाइज किए गए। 139 के साथ ये कह रहा हरियाणा फर्स्ट पे है, और 2 पदकों के साथ टोटल 2 मेडल्स के साथ जो है बिहार 28th पोजीशन पे है, और थर्ड कह रहा है जहानाबाद के निवासी हैं भोला कुमार, उन्होंने एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है बिहार के लिए। तो इसमें सत्य कथन क्या है बताइए मुझे। ऑप्शन है आपके 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3, या नन ऑफ द एबव और मोर देन 1। तो राइट यानी ट्रू स्टेटमेंट आपको देखना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, 2 बिहार राज्य कुल 2 पदकों के साथ 28वें पे, बिल्कुल ठीक बात है, मैंने कई बार बता चुका हूं। भोला कुमार मैंने बताया था गोल्ड मेडल जीता है, और मैंने आपसे पूछा था ये कहाँ के निवासी हैं, एक बंदे ने भी कमेंट नहीं किया था मेरे उस क्विज पे, पहले वाले क्विज में या दूसरे क्विज में क्वेश्चन था। तो बहुत आप लोग पता नहीं सारी काम चोरी यहीं कर लीजिएगा क्या, पता नहीं, ऐसे लगता है कि आप लोगों को कितना बड़ा काम दे दिया जा रहा है। अगर आप में से बहुतों को जहानाबाद नहीं पता था तो आपकी गलती है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, आपने किसी ने आंसर तक नहीं किया, और ये गोल्ड मेडल जीता है और 1 एंड ओनली गोल्ड मेडल है इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट आप लोग ऐसा सोचते हैं कि काम चल रहा है, यहाँ तो काम चला लोगे, एग्जाम हॉल में क्या करोगे दोस्तों। तो चलिए 2 and 3 अगर सही हो जाती यहाँ पे स्टेटमेंट, तो कई सारी चीजों को आप एलिमिनेट कर देते इसमें, ठीक है। 2 and 3 में ये भी यहाँ से कट जाता, ये भी यहाँ से कट जाता। तो कई बार हम थोड़ी थोड़ी चीजों से एलिमिनेट कर लेते हैं। और अगर आपने डीप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 139 कुल गोल्ड मेडल नहीं है, टोटल मेडल नहीं है हरियाणा के, 137 है। और काफी टाइम से, पिछले 2 बार से महाराष्ट्र शीर्ष पे था, हरियाणा इस बार पहली बार आया है इस मतलब 4th में, फर्स्ट रैंक पे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, 137 मेडल के साथ हरियाणा टॉप पे है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सही कौन सी हो जाएगी, पहली गलत है, बाकी 2 और 3 सही है। तो यहाँ बी जो है सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो 2 और 3, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विचार करके सत्य कथनों का चुनाव करना है। स्कीम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, स्कीम पे मैंने आपको पढ़ने बोला भी था। चलिए अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो गेम खेल होगा, फिर खेला होगा। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न पर विचार करें और सत्य कथन या कथनों का चुनाव करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी पीएम हाउसिंग स्कीम रूरल की जो चल रही है, शुरुआत हुई 2014 में। ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट की जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इस योजना के तहत वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 16-17 से 21-22 की अवधि में किशनगंज जो डिस्ट्रिक्ट है वो टॉप रैंक मिली है उसको, या शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है बिहार में, ठीक है। बिहार में ऑब्वियसली हम बीपीएससी फोकस कर रहे हैं, तो मैंने इस कुछ छोटी चीजों को इग्नोर भी किया है, बट मैं पढ़ते हुए उनको बता देता हूं आपको। तो इसमें कौन सी बात ठीक है, सत्य कथन चुनवा रहा है, यानी ट्रू स्टेटमेंट्स को आपको देखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत 2014 में की गई, और किशनगंज टॉप पे है 2016-17 से 2021-22 के लिए। ऑप्शन आपको दिए गए नीचे, केवल 1, केवल 2, 1 and 2 दोनों, नन ऑफ द मतलब ना ही 1, नाइदर 1 नॉट 2, और कोई नहीं या एक से अधिक, यानी नन ऑफ द एबव मोर देन 1। तो आप स्टेटमेंट का इसका आंसर बताइए वीडियो पॉज करके, मैं अपना आगे बढ़ता हूं। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा कि जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है 2014 में नहीं 2015 में शुरू हुई थी। तो ये बिल्कुल पहली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई, और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। किशनगंज जिला जो है बिहार में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है इसको। तो इस क्वेश्चन का, छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल 2, सत्य कथन चुनवा रहा था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट में याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2015 में शुरू हुई, ना कि 2014 में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बिहार की बेटी अंजू कुमारी ने हाल ही में आयोजित नेशनल ओपन मास्टर्स एथलीट चैंपियनशिप में 2 पदक हासिल किए हैं। ये बिहार में किस जिले की निवासी हैं? तो अंजू कुमारी हैं, इन्होंने अभी नेशनल ओपन मास्टर्स एथलीट चैंपियनशिप में 2 मेडल जीते हैं। पूछ रहा है बिहार में किस जिले की निवासी हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार में। अगर आप फ्रीक्वेंट एग्जाम देते हैं या बीपीएससी भी आप दे रहे हैं रेगुलर, तो आप इससे अवेयर होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो भी आपको पता होगा कि ऐसे किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार में। तो इसका आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है? अंजू कुमारी। ऑप्शन ए है पटना, बी आरा, सी गया, डी सासाराम, और ई जो है कोई नहीं है। देख सही बताइए, आप वीडियो पॉज करके आंसर करेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा।
तो इसका सही आंसर है आरा की निवासी हैं ये, ठीक है, अंजू कुमारी, और रेलवे में कार्यरत भी हैं ये। मैंने ये क्वेश्चन आपको करंट के लास्ट वीडियो में बताया था, जो बिहार का लास्ट करंट बताया है, बट आप लोगों ने, मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये भी नहीं देखा होगा। क्वेश्चन मैंने आपसे किया था ये भी वीडियो पढ़ाते हुए कि बिहार, इनके अंजू कुमारी का देखिएगा ये कहाँ से रिलेटिव हैं, कहाँ की नेटिव हैं ये, बट आप में से एक ने इस पे भी कमेंट नहीं किया। मेरी सच में समझ में नहीं आता आप क्या चाहते हैं जीवन में, खुद से क्या चाहते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझसे तो क्या ही चाहेंगे, बट खुद से आप लापरवाही करके खुद को ही धोखा दे रहे हो। अगर आपने ये सही किया तो ठीक है, अगर गलत किया तो जिम्मेदार आप ही हो। कि इतना सब बोलने के बाद मैं बार बार बोलता हूँ, जो पूछता हूँ क्वेश्चन उनकी रिलेटिविटी होती है, ऐसा ही कुछ भी नहीं पूछता हूँ मैं, बट आप फिर भी आंसर नहीं करते। बिहार में भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, यानी नेशनल लैंड जो रिकॉर्ड्स हैं उनको ऑनलाइन किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है उसको। अब उसकी कह रहा है इसकी जो समयावधि है वो कब तक है, यानी कब तक इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह अपलोड कर दिया जाएगा जो बिहार का भूमि संबंधी दस्तावेज है, यानी लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को। तो इसकी समयावधि पूछ रहा है 24 तक है, 25, 26, 27 या कोई नहीं है अधिक, कब तक है बताइएगा मुझे। इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? सही आंसर बिहार में भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण कब तक किया जाएगा, सही क्या है इसका बताइए आंसर। मैं कर देता हूं आंसर इसका। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है 2027। अभी इसकी जो है बढ़ा दी गई है और तीसरी बार इसकी समय सीमा बढ़ाई गई है, और इसलिए क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए कि तीसरी बार इसका जो है टाइम पीरियड की लिमिट को एक्सीड किया गया है। तो 2027 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। बिहार की प्रथम महिला जज हाईकोर्ट में कौन थी जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है? ऐसे क्वेश्चन बिहार पूछता रहता है। अगर आपको 67 में यही जो कैंसिल हुआ याद हो तो एक मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और उनकी वो हाल फिलहाल में चर्चा में थे। तो मुझे उम्मीद है कि शायद ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में दिखे, वहां नहीं दिखेगा तो अपकमिंग एग्जाम में किसी ना किसी में दिखेगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं आप देखिए एक दिन क्लेम करूंगा इस क्वेश्चन को। तो बिहार की प्रथम महिला जज हाईकोर्ट में कौन थी जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है? ऑप्शन ए है मंजरी सिंह, ऑप्शन बी है स्नेहा साहिल झा, ऑप्शन सी है इंदु प्रभा सिंह, ऑप्शन डी है सपना रानी सिन्हा, या ई है कोई नहीं या अधिक। तो प्रथम महिला जज हाईकोर्ट में कौन थी? 1992 के आसपास की ये बात है जब बिहार में पहली महिला हाईकोर्ट में जो है जज बनी। तो कौन है इसका सही आंसर मैं बता देता हूं आपको, आपने कर दिया होगा आंसर। इंदु प्रभा सिंह जो है इसका सही आंसर होगा। ये रही 1992 के दौर में प्रथम महिला जज हाईकोर्ट पटना में, और ये इनकी अभी डेथ हो गई है। तो हो सकता है इनसे क्वेश्चन बन जाए, ये मैंने करंट में बता चुका हूं आपको पूरी तरह। तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, और आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो सोचने का विषय है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिहार में की जा रही जाति आधारित जनगणना के लिए बिहार सरकार ने कितनी मद निश्चित की है? यानी जो कास्ट बेस्ड जो सेंसस किया जा रहा है बिहार सरकार के लिए, जिसकी समय सीमा है 2023 तक, यानी 2023 तक ये पूरा किया जाना है। इसके लिए बिहार सरकार ने कुछ पैसे दिए हैं, वो कितने दिए हैं क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये मैंने इजी इसलिए रख दिया कि जो लोग 4-5 पे घूम रहे हैं, चलिए एक क्वेश्चन की लीड ले लो। तो ऑप्शन ए है 250 करोड़, ऑप्शन बी है 300 करोड़, ऑप्शन सी है 400 करोड़, या ऑप्शन डी है 450 करोड़, और ई है कोई नहीं है अधिक। बिहार में की जा रही जाति आधारित जनगणना के लिए बिहार सरकार ने कितनी मद निश्चित की है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको सही से बताना है, जल्दी से इसका आंसर करिए और अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर करिए, और इस पे टारगेट मैं रख रहा हूँ 1000 व्यूज का। ये आपकी जिम्मेदारी है रेगुलर व्यूअर्स कि इस पे 1000 व्यूज आए, ताकि मुझे मेहनत जो मेरी वसूल हो और मैं फिर वन लाइनर करंट की जगह ऐसे करंट बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि इसमें समय लगता है बहुत बनाने में भी, रिकॉर्ड करने में भी, डाटा कई बार क्रॉस चेक करना पड़ता है कि गलत इंफॉर्मेशन डिलीवर ना हो जाए। तो उसके लिए 1000 व्यूज तो बनते हैं मिनिमम। तो आप करिए और फिर मैं मेहनत अपनी करूंगा। सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूं कि आपको टाइम पे मिल सके वीडियो। तो काफी स्ट्रगल रहता है, मैं रात के 12 बजे तक एक्टिव रहता हूं आप लोगों की रिप्लाई करने, और सुबह फिर 3:30-4 से मेरा रूटीन शुरू होता है। तो बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? मुझे लगता है आपने कर दिया होगा आंसर, मैं बता देता हूं। इसका सही आंसर है ई। इसका बहुत देर से वेट कर रहे होगे आप कि कोई आंसर ई क्यों नहीं हुआ, तो चलिए हो गया है 10 में। ई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि बिहार में जो कास्ट बेस्ड सेंसस जो किया जा रहा है उसके लिए 500 करोड़ रुपीज का जो है अमाउंट दिया गया है, जो कि मैंने ऑप्शन में रखा ही नहीं था। ठीक है, तो हो सकता है कि सबसे इजी क्वेश्चन ही आपका गलत हो गया हो। 500 करोड़ रुपीज इसका आंसर होगा, इसलिए इसका जो आंसर है वो ई हो जाएगा। अब आप अपना स्कोर मुझे बताइए कि क्या रहा, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा। ऐसा तो नहीं है कि मैंने सिर्फ डिफिकल्ट बनाने के लिए अजीबोगरीब क्वेश्चन रखे हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। मैंने क्वेश्चन वही रखे हैं जो हो सकता है वन लाइनर में भी मैंने अवेलेबल करा दी है, उसकी पीडीएफ भी आज शाम तक मैं दे दूंगा। नेशनल की, बिहार की दे चुका हूं, और क्विज आप ये कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कुछ चीजें मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूं जो मस्ट नीडेड होता है, मस्ट वॉच होता है। जैसे मैंने बजट का बहुत अच्छे से क्विज बनाया हुआ है, तो जिन लोगों ने बजट का क्विज नहीं किया 2022-23 का, वो कर लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, तो क्विज नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है
हाल ही में करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के लिए विकसित करने की बात कही गई है, ये किस नदी पर है? तो करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म में डेवलप किया जा रहा है, इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी होगी, बट क्वेश्चन कई बार घुमा के भी बनते हैं और मैंने आपको कोशिश की है कि बेनिफिट आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों दे पाऊं करंट अफेयर के लेवल पे। कई बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही करंट अफेयर पूछ लिए जाते हैं कि जो न्यूज होती है उससे रिलेटेड बेसिक्स कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप क्रैक नाउ से जुड़े हैं तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर पाएंगे, ये मेरा हमेशा से टारगेट रहा है। कल वाला करंट अफेयर देख के कुछ लोग डर गए थे, डरने की जरूरत नहीं है, आप बने रहिए, फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। तो आज भी मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की है, बट जिस चीज से आप जो है आदि हो चुके हो उसी में करने की कोशिश करी है। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने कर दिया होगा, काफी टाइम दिया मैंने बात करते करते। तो करकटगढ़ जलप्रपात जो है ये है कर्मनासा नदी पे, अगर आपने इसका सी आंसर किया था तो बिल्कुल ठीक है। कर्मनासा नदी पे करकट जलप्रपात है और इस पे इको टूरिज्म के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। और इसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन और आप अपडेट करेंगे यहीं पे, अगर पेन पेपर लेके आप बैठते ही हैं, सारे लोग स्कोर भी बताना होता है। तो जो आपका काकोलत जलप्रपात है उस पे, जो नवादा में है ऑब्वियसली, उस पे जो है डेवलप किया जा रहा है जो एस्केलेटर होता है या स्वचालित सीढ़ी कहते हैं, तो वो भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से या वहां से भी बन सकता है, तो मैं चाहता हूं कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सिर्फ टिक मार के जो दूसरे यूट्यूबर्स कराते हैं, दूसरे मास्टर कराते हैं, वो मेरा टारगेट नहीं रहता है। कई लोग आप में से ये पसंद भी नहीं करते हो, बट मैं एक दो को ध्यान में रख के वीडियो नहीं शूट कर रहा हूँ। 500 लोगों को या 2000 लोगों को, 1000 लोगों को ध्यान में रखता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एसईसीआई यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिहार के कितने जिलों में ग्रीन विद्युत सप्लाई करेगी? ये हाल ही की न्यूज है, अपडेटेड और बहुत अच्छी न्यूज है। ग्रीन एनर्जी सप्लाई करने की बात की गई है बिहार में। तो कितने जिले हैं इसमें? 1 2 3 या 4? नन ऑफ दी एबव या मोर देन 1, वो ऑप्शन होता ही है बिहार में, तो उसको हम कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको बताना है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आता है तो, नहीं आता है तो तुक्का मारेंगे आप सब लोग। तो एसईसीआई बिहार के कितने जिलों में? तो 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। और पटना, राजगीर और बोधगया 3 डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन विद्युत सप्लाई यानी ग्रीन एनर्जी सप्लाई करेगी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सोलर एनर्जी ग्रीन एनर्जी में आता है, ये आप जानते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है वो, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको पता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम जल्दी से। जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है तारानंद वियोगी, बी है कमलकांत झा, सी है सोनू कुमार झा, डी है श्रीमती मृदुला सिंह, या फिर ई तो आपको पता ही है। तो बताइए जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आपको आंसर कर देता हूं। तो इसका सही आंसर है ए, तारानंद वियोगी। जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान इनको दिया गया 2022 के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्तमान समय तक बिहार में कुल कितने अमृत सरोवर बनाने पर सहमति व्यक्त हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस पे मैंने करंट में कवर भी किया है, डिटेल में किया था इसको। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। उसी के तहत यहाँ पूछ रहा है बिहार में कितने अमृत सरोवर बनाने पर सहमति व्यक्त हुई है? तो 75 इंटू 38 मत करना, उससे नहीं निकलेगा, मिनिमम 75 होते हैं। तो अगर आपको पता तो इसका आंसर आप कर पाओगे। ए ऑप्शन है 2642, बी है 2842, सी है 3642, डी है 3842, या फिर ई कोई नहीं अधिक। क्या होगा? वर्तमान समय में बिहार में कितने अमृत सरोवर बनाने पर सहमति व्यक्त हुई है? सही आंसर इसका जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। हालांकि एक कमेंट अजीब सा था, एक स्टूडेंट का, मैं नाम नहीं लूंगा, कि आप जब क्विज कराया करो तो बोला मत करो। अगर मैं बोलूंगा नहीं डियर तो फिर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो दे कैसे पाऊंगा मैं? अब जैसे इसका आंसर मैं कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का अमृत सरोवर बनाने पे कितने सहमति व्यक्त हुई है? इसका आंसर होगा ई, क्योंकि जो हुए हैं सहमति वो हुई है 2852 पे, टोटल 38 जिलों में बिहार के, और 101 जो है कटिहार में है सबसे ज्यादा। तो अगर मैं मान लो इसका आंसर बता देता आपको कि इसका आंसर ई है और 2852 बता देता, तो फिर अगर यही सेम क्वेश्चन आता तो आप अटेम्प्ट कर पाते एग्जाम में, और ये नहीं आता तो क्या करते वहां, अगल बगल देखते इधर उधर। इसलिए जितना मैं दे रहा हूं सोच समझ के देता हूं। तो अपना कमेंट लिखने से पहले कि आपको आर्टिकल 19A के तहत ये सुविधाएं मिली हुई हैं, तो उसका गलत उपयोग मत करा करो, ठीक है, उसको यूज करो। और सिविल सर्वेंट बनने से पहले बिहेव करना सीखो सिविल सर्वेंट की तरह, ये मेरा आपसे निवेदन है। कटिहार में जो है 101 अमृत सरोवर सबसे ज्यादा बनाने पे सहमति व्यक्त हुई है। तो पूछे अगर कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा अमृत सरोवर बनाने पे सहमति व्यक्त हुई है, तो कटिहार हो जाएगा आंसर 101। और टोटल बिहार पूछे तो 2852 हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। टोटल 38 जिलों में सबसे पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश रामपुर में बनाया गया। तो ये इंफॉर्मेशन आपके यूज की है, इसको आप नोट किया करो। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो
टारगेट है वो कब तक है, बिहार का, ना कि भारत का ऑब्वियसली। तो 27 तक, 29 तक, 30th तक या 35 या कोई नहीं, बिहार का शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है कब तक है, भारत का 2070 तक है, बिहार का कब तक है बताना है आपको। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, और ये तो सबसे इजी वन है, इसका आंसर आपने कर दिया होगा मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अब मैं कर देता हूँ। इसका आंसर होगा ई। 2040 तक, 2040 तक बिहार का जो है टारगेट है शून्य कार्बन उत्सर्जन का, ठीक है, शून्य कार्बन उत्सर्जन का 2040 तक का टारगेट है इसका। और ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, नेट कार्बन एमिशन से क्वेश्चन वहां भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 2040 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को बिहार में कब शुरू किया गया, यानी सीएम जो यूथ एंटरप्रेन्योर हैं उन स्कीम, उसको कब शुरू किया गया बिहार में, ठीक है। चीफ मिनिस्टर यूथ एंटरप्रेन्योर स्कीम बिहार में कब शुरू की गई, 7 जून 2021, 1 जून 2021, 18 जून 2021 या 15 जून 2021, या फिर कोई नहीं या एक से अधिक। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ आपको छठे का सही आंसर बताना है, क्या होगा। बहुत इजी है, वन लाइनर है, जैसा आपको आदत पड़ी हुई है। कल वाले क्वेश्चन में आप परेशान हो गए, आज आप ही के टाइप का है, आंसर करिए। हालांकि मैंने अभी भी अपने टाइप से ही बनाया है, आपकी चीजों को भी याद रखा है और अपना भी मन किया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी। 18 जून 2021 को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को बिहार में शुरू किया गया। इसमें 5 लाख रुपए का जो है अनुदान है, और भी चीजें हैं, इसके बारे में बताइएगा मुझे कमेंट करके। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में आप कितना जानते हो, कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जो जूलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे होता है, उसके 2021 के मुताबिक बिहार में डॉल्फिन की संख्या कुल कितनी है। तो जियोलॉजिकल सर्वे किया गया था डॉल्फिन का बिहार में, उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है टोटल डॉल्फिन का जो संख्या है बिहार में कितनी है। 1342, 1442, 1542, 1642 कितना है। 1342, 1442, 1542 या 1642, ई ऑप्शन है ही, उसमें कोई डाउट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए मुझे। बहुत इजी सा है, इसमें इतना सोचना नहीं है, अगर पता है तो आप कर दिए होंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा डी। 1642 जो है टोटल डॉल्फिन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, जो अभी किया गया बिहार में 21 में, ठीक है। 1642 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये थोड़ा सही क्वेश्चन है, मैं अब आगे वाले वीडियोस में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ये कई सारे क्वेश्चन कवर करा देते हैं, यानी इसमें एक में ही 3-4 क्वेश्चन है, ऐसा आप मान सकते हैं। पुस्तक दी हुई है एक तरफ, और लेखक है, कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, इसका मिलान करना है, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है इसमें, ठीक है। तो कौन सही से मैच नहीं है ये बताना है। पुस्तक है मेरा जीवन संघर्ष, सामने दिया सहजानंद सरस्वती। बी है मेरी यादें, ये है विनय कारक। सी है गस्सा हुसैन उल हक, और डी है टोकरी में दिगंत अनामिका। ई है कोई नहीं या एक से अधिक, यानी ऐसा या तो कोई भी ऐसा नहीं है जो सुमेलित नहीं है, या एक से अधिक है जो सुमेलित नहीं है, ये है 5वां ऑप्शन। अच्छे से करिए इस क्वेश्चन को, और ये जितनी भी यहाँ पे पुस्तक हैं वो सब करंट अफेयर में रही हैं बिहार में, इसलिए मैंने इनको कवर किया है, आप समझ भी गए होंगे। अगर आप अच्छे से करंट पढ़ते हैं तो सारी पुस्तकें हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका आंसर करिए, मैं आपको अपना बता देता हूं। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, सही है। यहाँ पे गस्सा जो है ये सही सुमेलित नहीं है। हुसैन उल हक की जो कृति है वो गस्सा नहीं है। अमावस का ख्वाब इनकी जो रचना है, 2020 का साहित्यिक पुरस्कार मिला इनको, हुसैन उल हक को, अमावस का ख्वाब के लिए। तो ये यहाँ पे जो है गलत है, और यही पूछ रहा था ये कि कौन इसमें गलत है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन पुस्तकों के ऊपर। तो मेरा जीवन संघर्ष जो है सहजानंद सरस्वती की पुस्तक है, ये पढ़ाई जा रही है ऑलरेडी। कहाँ पढ़ाई जा रही है आप देखिएगा, ब्रिटेन में, शायद एक यूनिवर्सिटी में इसको लगाया गया है बुक को, तो इसलिए चर्चा में है। मेरी यादें विनय कारक की ये पुस्तक है, इसको पुरस्कार मिल चुका है। टोकरी में दिगंत हिंदी का साहित्यिक सम्मान मिला है इसको, ठीक है, हिंदी साहित्य का सम्मान। अनामिका को हिंदी के लिए टोकरी में दिगंत। ऐसे ही मैथिली में भी पुस्तक है, उसका भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कमलकांत झा की मैं पुस्तक की बात कर रहा हूँ जब अनामिका को दिया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर सी था। आगे चलेंगे। देश के पहले क्रिप्टो रुपया इंडेक्स का क्या नाम है। तो क्रिप्टो रुपया इंडेक्स जो है अभी चलाया गया है भारत में, उसका नाम पूछ रहा है आपको। तो अभी पता चल रहा होगा आपको क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है कि नहीं है। बिहार में आप लोगों की पकड़ अच्छी होती है तो इजी लगते हैं, बट नेशनल में आके थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं। देश के पहले क्रिप्टो रुपया इंडेक्स का क्या नाम है। ऑप्शन ए है IC15, बी है कॉइन स्विच, सी है क्री8, डी है इंड CR, और ई है कोई नहीं। तो इनको कैसे पढ़ेंगे। ए जो है IC और 15 है, और बी कॉइन स्विच है, सी है क्री8, और डी है IND इंड CR, ठीक है, CR है ना, और ई है कोई नहीं। तो इनमें से कौन है देश के पहले क्रिप्टो रुपया इंडेक्स का नाम क्या है ये बताना है आपको। आपको पता है तो कर भी दिया होगा आंसर आपने। 9वे का सही आंसर बताइए, मैं इसका सही आंसर कर देता हूं आपको।
तो जो ये IC15 जो है ये देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स है जो जारी किया गया, तो ये तो अलग चीज हो गई। और क्री8 जो है ये है क्रिप्टो रुपया इंडेक्स, ठीक है। ये जो है IC15 ये अलग चीज है, ठीक है। ये क्या है इसके बारे में आप बताइएगा मुझे। मैं ये पढ़ा चुका हूँ IC15 को आपको ऑलरेडी पहले, इसीलिए मैंने ऑप्शन में भी रखा था ताकि आप इससे कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो क्री8 जो है ये है क्रिप्टो रुपया इंडेक्स, और इसको कॉइन स्विच ने जो है डेवलप किया है, तो इसलिए मैंने कॉइन स्विच का भी नाम ऑप्शन में रख दिया था ताकि अगर आप और ज्यादा कंफ्यूज हो सके और क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सके, और मैं इंफॉर्मेशन भी यहीं से दे पाऊंगा आपको। तो कई सारी चीजें हैं, तीनों बातें न्यूज में है, IC15 भी, कॉइन स्विच भी और क्री8 भी। तो क्री8 तो पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स है, कॉइन स्विच ने जो कंपनी है उसने इसको डेवलप किया है, और IC15 जो है ये एक अलग चीज है। इसको आप बताइएगा मुझे क्या है, ठीक है। इसमें रजिस्टर की जाते हैं क्या, ये सब चीजें तो बताना आप इसके बारे में। इंड CR कुछ नहीं है, मेरे दिमाग की उपज है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 9 का C, क्रिएट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। अब देखेंगे 10, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है, किस जिले नहीं, ये किस राज्य होगा, ठीक है, किस राज्य, इसको सही कर लीजिएगा। स्टेट होगा ना कि डिस्ट्रिक्ट। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। अब सही है ये क्वेश्चन, ये नहीं तो जिला तो बड़ा डीप हो जाता। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है हिमाचल, सी है उत्तराखंड, डी है लद्दाख, और ई है कोई नहीं या एक से अधिक। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, बहुत अच्छा करंट अफेयर है ये नेशनल से, और साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है ये भी, और ऊपर वाला भी। तो मैंने हर पोर्शन को कवर करने की कोशिश की है। अभी 2-3 वीडियो आने और बाकी हैं, क्योंकि अब मैं ये वीडियोस बंद करूंगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी व्यूज 500 ही हैं, और आपकी कमेंट जो है आलोचनात्मक टिप्पणियां मुझे आहत करती हैं। तो ये सेकंड या थर्ड लास्ट वीडियो है, इसके बाद सैटरडे तक सिर्फ वीडियो मिलेंगे, फिर मैं बंद कर दूंगा ये। और आपको जहां से फिर अच्छा लगे आप कर सकते हैं। मेरा 100 क्वेश्चन कराना था, मैं करा चुका। जब मेहनत को लोग अप्रिशिएट नहीं करते तो फिर मन नहीं करता करने का, क्योंकि ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है। करंट मैं दे सकता हूँ, मुझे दूसरी चीजों पे बहुत अच्छे व्यूज मिलते हैं, तो मैं वही क्यों ना करूं, क्यों इसमें टाइम वेस्ट करूं कि सुबह 6 बजे उठ के वीडियो रिकॉर्ड करना पड़े। आराम से शाम को एक वीडियो मैं भी बनाऊंगा, ठीक है। तो भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस जिले में, किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देहरादून में ये स्थापित किया जा रहा है भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, और देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। तो ये आपको सही आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब ईगा स्वितेक ने जीत लिया है। इन्होंने किस को हराकर ये खिताब जीता है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा समझ आया आपको, ट्रिक बना के बैठे होगे। ईगा स्वितेक पोलैंड की है तो उतना तो पता है सबको। अब आपको बताना है इन्होंने किसको हरा के ये खिताब जीता है। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ डिफिकल्ट करने के लिए ऐसा पूछा है, प्रीवियस ईयर उठा के देख लो आप, पूछा गया है ऐसा सेम क्वेश्चन। और यूपी PCS में तो 2021 में ही पूछा गया था। तो ये भी पूछा गया था कि जो बारबोरा क्रेजेस्कोवा थी सर्बिया की, उनके बारे में पूछा गया, वो कहाँ से हैं। तो डीप क्वेश्चन सब बनने लगे हैं इनसे, तो इसलिए मैंने भी थोड़ा आपको अवेयर कर दूं, यही मेरा काम है ये क्विज बनाने का। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताइए। 2012 का खिताब 22 का खिताब ईगा स्वितेक ने जीता है। इन्होंने किसको हरा के जीता है। ऑप्शन ए है डैनियल कॉलिंस, बी है कोको गॉफ, सी है ऑस जैब्योर, डी है लेला फर्नांडीज। सही आंसर बताइए क्या होगा इसका। ईगा स्वितेक पोलैंड की हैं और इन्होंने अभी जीता फ्रेंच ओपन 2022। तो किसको हरा के जीता है, मैं कमेंट आंसर कर देता हूं। कोको गॉफ को हरा के इन्होंने जीता है, और कोको गॉफ जो है वो USA की है, अमेरिका की, और ईगा स्वितेक पोलैंड से हैं। इन्होंने कोको गॉफ को हरा के फ्रेंच ओपन जीता था। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आप थोड़ा सा एंटीना को खड़ा कीजिए और तैयारी करिए ठीक से। क्वेश्चन नंबर 12 है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क हाल ही में कहां स्थापित किया गया है। विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क, ठीक है, सोलर एनर्जी पार्क कहां डेवलप किया गया है। तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, या फिर कोई नहीं है एक से अधिक होगा। इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क हाल ही में कहां स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बताइए, मैं कमेंट कर देता हूं। इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में किया गया है विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित, और इसके बारे में आप डिटेल थोड़ा बहुत देख सकते हैं चाहे तो। वैसे काम राजस्थान जानने से भी हो जाएगा। लास्ट फॉर टुडे बट नॉट लीस्ट, आएंगे अभी 2 वीडियोस और फिर उसके बाद हम करेंगे राम राम इस पोर्शन से। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है। विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत रटा रटाया भी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन होता है, मैं सोचता हूँ कि चलो आपके लिए इजी रख देता हूँ तो विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया। यूनेस्को, WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर होता है ये, IBRD, IMF, या फिर कोई नहीं। इसमें से कौन जारी
किसने जारी किया है विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड? इसका नाम है राइनो बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई आपके लिए। इसका नाम है राइनो बॉन्ड, तो हो सकता है कि ये भी पूछ ले राइनो बॉन्ड क्या है। तो वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड है। और किसने जारी किया, ये तो आपको आंसर ही करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए जल्दी से। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए ठोक के। और अब तो मैं बोलूंगा नहीं कि 1000 व्यूज पहुंचाइए, क्योंकि कल बोल के देख लिया कुछ नहीं हुआ। अब उम्मीद भी नहीं करता हूं, जो देख लीजिए आप 2-3 दिन, 100 अपना क्वेश्चन का टारगेट मैं करूंगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? चलिए मैं आंसर कर देता हूं, IBRD। ठीक है, IBRD होगा। IBRD आप मोटा तौर पे इसको वर्ल्ड बैंक भी बोल सकते हो। इंटर बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है IBRD की, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD प्लस IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन होता है। ये दोनों मिलके वर्ल्ड बैंक बनाते हैं, यानी वर्ल्ड बैंक दो दो चीजों से मिलकर बनता है, IBRD और IDA। और जो IBRD है ये जो मीडियम इनकम वाली जो कंट्री हैं उनको फोकस करता है, और IDA जो है पुअर कंट्रीज जो हैं उनके डेवलपमेंट के लिए फोकस करता है। और तब ये IBRD और IDA मिलके जो है वर्ल्ड बैंक बनता है। तो इसका आपने अगर वर्ल्ड बैंक पढ़ा था तो गलत नहीं है, बट वो एग्जैक्ट सही चीज नहीं है। ठीक है, कुछ मैगजीन्स में हो सकता है वर्ल्ड बैंक दिया हो, बट IBRD एक उसका पार्ट है वर्ल्ड बैंक का, उसने इसको जो है शुरू किया है। तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट सही। अच्छा पॉइंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से, तो मैंने सोचा इसको कवर करें आज। कोसी मेची नदी घाटी परियोजना के बारे में आपको विचार करना है। ऑप्शन 1 है, यह परियोजना भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है। दूसरा है, इसमें कुल व्यय लगभग 4900 करोड़ रुपीस निर्धारित है, जिसमें बिहार सरकार और केंद्र सरकार का हिस्सा क्रमशः 10:90 के रेशियो में है। और थर्ड कह रहा है, ये परियोजना बिहार के कई सारे जिलों को कवर करेगी, जिसमें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों को लाभान्वित करेगी। और ये जो जिले हैं ये पूर्णिया डिवीजन में आते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन में 3 बातें हैं और इनमें कहा गया सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो आराम से आप इस पर विचार करिए और फिर इसका आंसर करिए। मैं आपको आंसर बता दूंगा, तब तक आप इसको सोचें। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ये स्कीम चल रही है कोसी मेची, वो कह रहा है कि ये थर्ड लार्जेस्ट जो स्कीम है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है। दूसरी बात कह रहा है, टोटल इसका एक्सपेंडिचर जो है 4900 यानी 4900 करोड़ रुपीस है, जिसमें बिहार सरकार 10% शेयर और केंद्र सरकार का 90% जो शेयर है, यानी 4900 करोड़ में। और थर्ड है कि ये पूर्णिया डिवीजन के कुछ जिलों को कवर करेगी। ठीक है, तो इसमें कौन सी सही बात है ये बताना है और सत्य कथन का चयन करना है। अब मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं कि ऑप्शन क्या क्या है। ठीक है, तो पहला है 1, 2, 3 यानी तीनों बातें सही हैं। दूसरा है 2 और 3 सही है। तीसरा है 1 और 3 सही है। फोर्थ है केवल 2 सही है। या ई है कोई नहीं याद है। कब आप लोग कहेंगे कि ये तो यूपीएससी जैसा क्वेश्चन हो गया है, बिहार में से नहीं पूछे जाते हैं, तो मैं मान सकता हूं कि इतना बड़ा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसमें से कोई एक स्टेटमेंट उठा के पूछी जा सकती है। तो मैंने इस स्कीम की और इस प्रोजेक्ट के एस्पेक्ट्स को ही खत्म कर दिया ये क्वेश्चन बना के, कि कुछ भी पूछे अगर आप इसको अटेम्प्ट कर देंगे तो फिर इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो नहीं आपसे छूटेगा। ठीक है, तो चलिए आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा, मैं अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। तो ये जो परियोजना है ये तीसरी सबसे बड़ी परियोजना नहीं है, दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट है ये परियोजना कोसी मेची। ठीक है, केन बेतवा के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना। तो अगर आपने पहला सही किया था तो गलत बात है, ये तीसरी नहीं है, दूसरी सबसे बड़ी है। केन बेतवा पहली है। ठीक है, केन बेतवा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में है और ये कोसी मेची बिहार की है। ठीक है, चलिए इसमें कुल व्यय 4900 करोड़ रुपीस है, ये बिल्कुल बात ठीक है। कल एक स्टूडेंट का डाउट भी आया था इस पे कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार का हिस्सा 60-40 कई जगह दिया हुआ है, तो मैंने करंट में भी दिया है और ये कवर भी कराया। 10-90 ही है, बिहार सरकार 10 और केंद्र सरकार 90, क्योंकि ये नेशनल प्रोजेक्ट बन गया है, अब ये राष्ट्रीय स्तर की परियोजना बन गई है। और जो राष्ट्रीय स्तर की स्कीम होती है उसमें केंद्र सरकार 90% तक परिव्यय का वहन करती है और स्टेट 10%। ठीक है, तो ये 90-10 ठीक हो जाएगा, 10 बिहार और 90 केंद्र, 4900 करोड़ में। दूसरी बात एकदम ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें ये नहीं कहा है कि सिर्फ होता तो शायद ये फिर 1-2 डिस्ट्रिक्ट बढ़ते तो ये गड़बड़ हो जाता क्वेश्चन, बट पूर्णिया डिवीजन की यहाँ पे बात की है तो ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा कि इन जिलों को ये ज्यादा लाभान्वित करेगी। फिर एक कैनाल है जो 73 किलोमीटर की कैनाल बन रही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा इसमें, जिससे अदर जिले भी जो है लाभान्वित होंगे। बट यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है पूर्णिया डिवीजन के बारे में है वो बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, पहले का बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें हमने सारी बातें देख ली हैं। दूसरी सबसे बड़ी है, 4900 करोड़ का व्यय है, 10-90 इसमें खर्च किए जा रहे हैं, पूर्णिया डिवीजन वाले एरिया में ये काम करेगी। और 73 किलोमीटर का कैनाल भी बन रहा है एक, जो रिवरों को जोड़ेगा, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इतना याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता अब ये छूटेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित होगा? आपको पता है स्टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर बताइए, A, B, C, D या फिर ई तो होता ही ऑब्वियसली। कौन सा इसका सही होगा? फीफा महिला विश्व कप
2023 का आयोजन बताइए कहाँ होगा। ABCDE में से सही आंसर आपको करना है इस क्वेश्चन का। मैं आंसर बताऊंगा, आप वीडियो पॉज करके अपने आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ई, क्योंकि ये जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह आयोजित किया जाएगा, तो इसलिए एक से अधिक है, इसलिए इसका आंसर ही हो जाएगा फीफा महिला विश्व कप 2023। ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए रखता हूं ताकि आपको ये भी आइडिया लगता रहे कि क्वेश्चन कहाँ से आपसे मिस हो रहे हैं, कौन सी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको लाभान्वित करते होंगे क्वेश्चंस। हाल ही में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना रैंप को किसका सहयोग प्राप्त हुआ है? तो रैंप के बारे में मैंने आपको बताया था काफी इसके बारे में। ठीक है, तो आपको ये बताना है जो रैंप परियोजना है उसको किसका सहयोग प्राप्त हुआ है। IMF का, ADB का, AIIB का या WTO का, या ई कोई नहीं या एक से अधिक इसका आंसर होगा। बताइए 3 का आंसर क्या होगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या ADB, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये, और AIIB को आप जानते हैं एशियन अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है ये, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई नहीं। इसका सही आंसर जल्दी से बताइए, वीडियो पर लंबा होता है, आप लोग कमेंट करते हो। तो तीसरे का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ई कोई नहीं, क्योंकि इसको वर्ल्ड बैंक जो है सहयोग प्रदान कर रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था 500 करोड़ डॉलर जो है ये वर्ल्ड बैंक दे रहा है। ये मैं स्कीम कवर कर चुका हूं ऑलरेडी, रैंप परियोजना। ठीक है, ये MSME के लिए चल रही है, शुरू की गई अभी हाल में, जो नया बजट आया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद भी रखना है। ठीक है, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक कि आ बर्निंग किसकी पुस्तक है? आ बर्निंग के लेखक कौन है, ऐसा इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आ बर्निंग के लेखक कौन है, या आ बर्निंग किसकी पुस्तक है? ए सुधा मूर्ति, बी डॉक्टर शशि थरूर, सी मेघा मजूमदार और डी प्रियंक गांधी, और ई इसमें जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं है, बट ई भी कंसीडर करेंगे आप, वो बोलने वाली बात है ही नहीं, बिहार में ई को पूछा ही जाता है। तो बताइए आ बर्निंग किसकी पुस्तक है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर वीडियो पॉज करके मैं आंसर कर देता हूँ। आ बर्निंग जो पुस्तक है ये है मेघा मजूमदार की, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इनको अवार्ड भी मिला है इस पुस्तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा सी, मेघा मजूमदार आ बर्निंग किस इनकी पुस्तक है। ठीक है, तो पुस्तकों से क्वेश्चन आते हैं, मैंने कोशिश की है हर एस्पेक्ट्स को कवर करें। हाल ही में किस देश की विधायिका ने राइट टू रिपेयर विधेयक पारित किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट टू रिपेयर। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें अब इसमें आ रही हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ऐसे ही अब राइट टू रिपेयर किस देश की विधायिका ने इस विधेयक को पारित किया? अमेरिका, UAE, चाइना, ब्रिटेन या कोई नहीं या एक से अधिक? क्या होगा इसका सही आंसर? राइट टू रिपेयर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये मैंने खुद के बनाए फॉर्म किए क्वेश्चंस हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। मुझे लगता है कि क्वेश्चंस इसमें से देखने मिलेंगे। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं कर देता हूँ, कोई नहीं या एक से अधिक इसमें भी हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि राइट टू रिपेयर किसी देश ने नहीं, ये स्टेट होगा बेसिकली। न्यूयॉर्क की विधायिका ने जो है ये विधेयक पारित किया है। ठीक है, तो यहाँ देश शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कंट्री का इस्तेमाल किया गया है राइट टू रिपेयर, तो ये ई यहाँ पे हो जाएगा। न्यूयॉर्क दिया नहीं गया है इस क्वेश्चन में, तो न्यूयॉर्क में ऐसा किया गया राइट टू रिपेयर। ठीक है, इस ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क में ये जो है बिल अभी पास किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, देश का पहला नवाचार या ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देश का पहला नवाचार, जिसमें ग्राफीन नवाचार की यहाँ पे बात हो रही है, नवाचार दो अलग अलग हैं, इसीलिए मैंने उसमें ब्रैकेट में डाल दिया क्वेश्चन नंबर 6 में कि देश का पहला नवाचार जो ग्राफीन नवाचार केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे ए कोची, बी त्रिशूर, सी सूरत, डी बेंगलुरु, ई कोई नहीं या एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए, देश का पहला नवाचार यानी ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ जो है स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो मैं आंसर कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इसका सही आंसर होगा बी, त्रिशूर, केरला। ठीक है, त्रिशूर में देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो स्थापित किया जा रहा है, त्रिशूर में। यहाँ सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आज के बताइएगा कैसे लगे आपको, कभी इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस, तो मैं थोड़ा सा फिर वो क्वेश्चन इजी नहीं होते, एक्चुअली आपके पढ़े हुए होते हैं इसलिए आपको इजी लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? अभी ऐसा किया गया है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिए गए हैं, तो कौन ने देश ने ऐसा किया है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, बी है अल सल्वाडोर, सी है इक्वाडोर, डी है नॉर्वे, या फिर कोई नहीं है एक से अधिक। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए दोस्तों जल्दी से। और आज का जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा, क्रैक नाउ स्पेशल। मेरे खुद के बनाए नोट्स से मैं ये चीज़ें शेयर करूंगा ताकि आपको आखिरी वक्त पे बेहतर चीज़ें डिलीवर हो पाएँ। तो वो मेरा बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहेगा, अगले 5-7 दिन में उसको प्रोवाइड करूंगा आपको, और इस गारंटी के साथ कि उसमें आपको 10+ क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें जीएस और करंट सब कवर करूंगा मैं, हॉट टॉपिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिए गए हैं इक्वाडोर के द्वारा। तो अगर आपका सी क्वेश्चन, आपका सी आंसर किया था, बिल्कुल ठीक है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बना है इक्वाडोर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 56th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है नीलमणि फुकन जूनियर, बी है दामोदर माउजो, सी है एम मुकुंदन, डी है अनुकृति उपाध्याय, या फिर ई है कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए, क्या होगा? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूं, वीडियो पॉज करके आप आंसर करिए। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया नीलमणि फुकन जूनियर को, ठीक है, और 57वां दिया गया दामोदर माउजो को। तो अगर आप डेट याद करके बैठे हैं तो 56वां 57वां भी रखा करिए याद, क्योंकि हो सकता है डेट ना दे, 56वां या 57वां भी पूछ ले। तो आपको याद रखना है, जो 56वां है वो मिला नीलमणि फुकन जूनियर 2021, दामोदर माउजो 57वां 2022 के लिए। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो दोनों ही आपको याद भी रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ ए जिसने किया था वो बिल्कुल ठीक आंसर है। स्कोर अपना बताइएगा मुझे कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 9, कॉमनवेल्थ 2022 में लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर ने कौन सा मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है? कॉमनवेल्थ 2022 में लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर ने कौन सा मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक और डी कोई नहीं है, एक से अधिक। मान सकते हैं इसमें, क्योंकि अब चौथा मेडल में कौन सा ही रखता होते ही नहीं है। बट हाँ, मुझे बाद में आया जब मैंने क्वेश्चन फॉर्म कर दिया कि 2 रखे जा सकते थे एक के साथ, कि स्वर्ण और कांस्य, ऐसा भी एक ऑप्शन हो सकता था। बट ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ आपको नॉलेज चेक करने का मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ प्रिपरेशन का लेवल आपको पता चले उतना काफ़ी होगा। तो कौन सा मेडल जीता है मुरली श्रीशंकर ने? गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज या नन ऑफ दी अबव? क्या होगा 9 का आंसर? ठीक है, तो इसका सही आंसर है सिल्वर मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मुरली श्रीशंकर ने। और ये लंबी कूद में, लॉन्ग जंप में ये इन्होंने ऐसा पहली बार किया है। अंजू बॉबी जॉर्ज ऐसा कर चुकी हैं पहले, बट मुरली श्रीशंकर मेल कैटेगरी में ये काफ़ी बड़ी बात है। कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? सिल्वर जीता है कॉमनवेल्थ 2022 में मुरली श्रीशंकर, याद रखिएगा। और एक और मैं आपसे बोल दूं, ट्रिपल जंप में लगातार 2 जो मेडल है इंडिया को मिले, तो एक ट्रिपल जंप भी आपको याद रखना है। इसमें इंडिया चूक गया था ट्रिपल जंप में कि तीनों मेडल इंडिया को ही आने वाले थे, लेकिन आखिरी मोमेंट पे एक ड्रास्टिक चेंज आया और फर्स्ट एंड सेकंड सिर्फ इंडिया को मिले, थर्ड नहीं मिला, ब्रॉन्ज मेडल। तो ट्रिपल जंप से मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आने वाली परीक्षा में पूछा जाएगा। दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम से। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में बिहार से एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, रैली ऑन व्हील्स, और इसका संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा बताइए? रैली ऑन व्हील्स प्रोग्राम शुरू किया गया था बिहार में हाल ही में, वो उसका संबंध किससे है? दिव्यांग जनों से है क्या? परिवहन जागरूकता से है, या बाघ संरक्षण से है, या पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित ये रैली थी? रैली ऑन व्हील्स क्या है? इसका सही आंसर कोई नहीं है, एक से अधिक भी ऑप्शन है यहाँ पे, वो तो आपको ध्यान ही रखना होता है। बिहार से लगा ये कार्यक्रम रैली ऑन व्हील्स, करिए आंसर। मैं आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। तो रैली ऑन व्हील्स प्रोग्राम शुरू किया गया बाघ संरक्षण से संबंधित, ये ऑब्वियसली टाइगर रिजर्व से शुरू हुआ और ये बिहार से शुरू होकर झारखंड तक ये चला, रैली ऑन व्हील्स प्रोग्राम। इसकी डेट भी एग्जैक्ट याद रखिएगा कब शुरू हुआ है, ठीक है। अच्छा प्रोग्राम है टाइगर कंजर्वेशन के लिए, तो इससे हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में जारी एसडीजी शहरी सूचकांक में पटना का स्कोर क्या था? आजकल इंडेक्सेस में पटना का या फिर बिहार में कई स्कोर पूछे जाने का ट्रेंड है, तो आप थोड़ा अवेयर रहिएगा कि रैंक नहीं भी पूछेगा, बिहार स्पेशल में सिर्फ जो बिहार की कुछ चीज जो स्पेशल स्टेट इंडेक्स हैं, जैसे बिहार का किसी में हो सकता है, स्वच्छता में हो सकता है, अभी लास्ट बीपीएससी में पूछा भी गया 67वीं में। तो एसडीजी शहरी सूचकांक में पूछ रहा है पटना का स्कोर क्या था? 52.43, 57.29, 62.29 या 75.50, या कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपको करना है, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 57.29, ठीक है। तो 57.29 सही है यहाँ पे एसडीजी शहरी सूचकांक में पटना का स्कोर। और इसकी रैंक भी याद रखिएगा, 52nd रैंक है, 52वीं रैंक है पटना की एसडीजी शहरी सूचकांक में। नीति आयोग ने पहली बार ये जारी किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको आपने। क्वेश्चन नंबर 12 आज का लास्ट है, बट मुझे लगता है कि आज आपको अच्छी चीज़ें जानने मिली होंगी। ऐसे ही अगली वीडियोस जो अब आएंगी उसको भी जरूर देखिएगा। जो लोग इस करंट को फॉलो कर रहे हैं, मुझे पता है वो जरूर देखेंगे उसको, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। मैं आपके हित में करता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ जो मुझे समझ आता है। बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के कितने % क्षेत्रफल पर वन है? बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के कितने % क्षेत्रफल पर वन है बताइएगा। 12 का ए 79.85, बी 71.85, सी 85.71 या डी 95.71? क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर? बिहार के जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया 2021 का, उसके अनुसार पूछ रहा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के कितने % क्षेत्रफल पर वन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, कुछ ने मिस भी किया होगा। लास्ट का क्वेश्चन मैं हमेशा इजी रखता हूं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 85.71 इसका सही आंसर है, सी
ठीक है, मुझे उम्मीद है सबने सही किया होगा। क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा सी। 85.71% जो एरिया पे टोटल यहाँ पे फॉरेस्ट है वाल्मीकि टाइगर। नंबर 1 से भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कुल कितने मूल्य के वोट प्राप्त हुए हैं? अभी हुआ राष्ट्रपति चुनाव, उसी के बारे में क्वेश्चन है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको कुल कितने मूल्य के वोट प्राप्त हुए हैं? ऐसे क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 6,75,803, बी है 6,76,803, सी है 5,76,803, डी है 5,75,803, ई है कोई नहीं है एक से अधिक। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए मैं आंसर कर देता हूं, आप वीडियो पॉज करके आंसर करते रहिएगा आपका मन हो तो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 6,76,803, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा बी। आप लोगों को बिहार का भी स्कोर देख के चलना है कि बिहार से टोटल एमपी और एमएलएज का स्कोर मिला के कितना हुआ है। ये मैंने करंट अफेयर में बिहार स्पेशल में बता दिया है आपको, बट इस क्विज का परिप्रेक्ष्य यही है, आपको ये समझाना कि कुछ चीज़ें जो छूटी हैं वो आप पक्का कर लो कि क्या चीज़ें छूटी हैं, क्या मिस हुई हैं, उनको कवर किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। ये देश का कौन से राज्य में है, या ये देश के कौन से राज्य में है ये जिला? बुरहानपुर। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं आज के। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें 13 में से 13 ही करेंगे तो मैं मानूंगा कि तैयारी ठीक है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत हाईलाइटेड हैं ये। बुरहानपुर को बताना कहाँ का है? गोवा, हिमाचल, एमपी, जम्मू एंड कश्मीर, या कोई नहीं है एक से अधिक। तो बुरहानपुर जो है मैं आंसर कर देता हूं, ये मध्य प्रदेश का जिला है और ये बन गया देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा एमपी। और जल जीवन मिशन आपको बताना है जेजेएम। मैं कई बार इस पर बात कर चुका हूं कि ये कब शुरू हुआ था जेजेएम मिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में बिहार का स्कोर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। जो नीति आयोग ने जारी किया भारत नवाचार सूचकांक यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में क्या रैंक है बिहार की? बताइए। 14.93, 12.58, 11.58, 10.21, या कोई नहीं है एक से अधिक। ये 2021 के बेस पे है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। लेटेस्ट वही जो आपने पढ़ा उसी की मैं बात कर रहा हूँ। आपको बताना है बिहार की जो स्कोर कितना है, रैंक से और स्कोर से दोनों से क्वेश्चन आते हैं बिहार में। तो इसका सही आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 का। मैं तो आपको बता ही दूंगा सही आंसर क्या है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का मुझे उम्मीद है आंसर कर दिए होंगे। बहुत सीधे से क्वेश्चंस हैं ये, स्कोर अपना जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 11.58। ठीक है, तो 11.58 इसमें बिहार का जो है स्कोर है 11.58 और रैंक इसमें है बिहार की 15वीं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बिहार के बारे में। क्वेश्चन 3 का आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ योजना को किस तिथि को मंजूरी प्रदान की गई? तो आपको पता है अग्निपथ योजना शुरू हुई, काफ़ी इस पर बवाल भी हुआ, विरोधी पक्ष ने इसका काफ़ी विरोध किया, बट अभी ये योजना जो है ये क्रियान्वित है और इस पर भर्तियां हो रही हैं। तो अब ये क्वेश्चन बनेगा, तो अग्निपथ योजना किस तिथि को मंजूरी प्रदान की गई आपको बताना है। इसका मैं डिटेल बता चुका हूँ ऑलरेडी नेशनल करंट के लास्ट वीडियो में। जो मैराथन है बिहार का मैराथन और नेशनल करंट का मैराथन, राष्ट्रीय संस्करण करंट का, वो दोनों देख लिए हैं तो फिर आपको क्वेश्चन से नहीं छूटेंगे। मैंने उसमें 4 सोर्स फॉलो किए हैं, जो बुक आप सोच सकते हो उन सबको उसमें कवर किया गया है मेरे द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या है बताइए? 1 जून, 14 जून, 24 जून या 15 अगस्त, क्या है इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? तो इसका सही आंसर है 14 जून 2022। ठीक है, तो 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना को जो है मंजूरी प्रदान की गई केंद्र सरकार के द्वारा। चौथे का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार का कौन सा स्थान है? आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चन बिहार में पूछे जाते हैं, रैंक में अंतिम, नीचे से दूसरा, नीचे से तीसरा, या ऊपर से दूसरा, या कोई नहीं है एक से अधिक भी इसमें होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए क्या है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बिहार का स्थान? क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी करिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा दोस्तों नीचे से दूसरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है नीचे से दूसरा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और रैंक है 16th। ठीक है, एग्जैक्ट रैंक अगर जानना चाहें 16th है और अंतिम पे 17th पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा बी, नीचे से दूसरा है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बिहार का स्थान। 16वीं रैंक है बिहार की, अंतिम है नीचे से आंध्र प्रदेश जिसकी रैंक है 17वीं। ठीक है, तो ये याद रखना है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। अच्छा क्वेश्चन था इससे। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 जारी की गई। इसके अनुसार भारत को कब तक खेलों के संदर्भ में शीर्ष देशों में पहुंचने का लक्ष्य है? यानी जो राष्ट्रीय वायु खेल नीति है, जो एयर स्पोर्ट्स हैं, एयर गेम्स हैं जो हवा में खेले जाते हैं, उसमें भारत को शीर्ष देशों की श्रेणी में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वो कब तक का है? 2027, 2030, 2032, 2035 या कोई नहीं है, एक से अधिक? क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सब, और मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने करंट का क्विज आपको करा रहा हूं इसमें से क्वेश्चंस आपने देखने मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, मैं ये नहीं कहता डिट्टो क्वेश्चन मिलेंगे, बट अगर आपने जितना मैंने कहा उतना कर लिया उस टॉपिक के बारे में तो क्वेश्चन आपको मिलेगा 100%। बाकी धमाका वीडियो में चला रहा हूँ, उनको जरूर देखिए क्विक रिवीजन के लिए, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा बी। 2030 यानी 2030 तक जो है लक्ष्य है भारत का वायु खेल नीति के संदर्भ में कि इसमें इनको भारत को शीर्ष देशों में पहुंचाया जा सके। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका मिलान करना है आपको। तितली यानी एक तरफ तितलियों की प्रजातियां दी हुई हैं, दूसरी तरफ दिया हुआ है राज्य। तो ये वो राज्य हैं जिन्होंने हाल ही में इन तितलियों को अपने यहाँ पे राज्य तितली का दर्जा दिया है, समझे? तितलियों में राज्य तितली कौन सी कहाँ की है, ये क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर करना है, मिलान करना है और मिलान करके आपको इसके बारे में कमेंट करना है। ठीक है, इसका कोई ऑप्शन मैंने नहीं रखा जानबूझ के, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे। जल्दी से कमेंट करिए इसका सही आंसर। एक 10 सेकंड का समय आप लोगों के लिए, वीडियो पॉज करके कमेंट करेंगे, फिर आगे देखेंगे, फिर मैं अपना आंसर अटेम्प्ट कर दूंगा। तो तितली एक तरफ है कॉमन पिकॉक, कैशर ए हिंद, ब्लू ड्यूक, ब्लू मॉर्मॉन। राज्य दे रखे हैं सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल और महाराष्ट्र। इसका मिलान हम कर देते हैं तो आपको पता होगा ब्लू ड्यूक अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही। सिक्किम ने इसको अपनी राज्य तितली का दर्जा दिया है ब्लू ड्यूक को, तो 3 का ये हो जाएगा। कैशर ए हिंद भी न्यूज़ में रही है, ये अरुणाचल प्रदेश की है, तो हम नंबर डाल देता है। ठीक है, तो ब्लू ड्यूक जो है ये 3 हो जाएगा सिक्किम, कैशर ए हिंद 2 है, ये हो जाएगा अरुणाचल, कॉमन पिकॉक जो है ये उत्तराखंड की है तो यहाँ हो जाएगा 1, और ब्लू मॉर्मॉन महाराष्ट्र की है तो 3, 1, 2, 4। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही सीरियल। आपने ये किया है तो बिल्कुल ठीक है, अगर इसमें आपने नहीं किया तो जाग जाओ, समय अंतिम ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का कौन सा हवाई अड्डा जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा बना है? भारत का कौन सा हवाई अड्डा है जो हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है भारत का? ए है IGI दिल्ली, बी है कोचिन एयरपोर्ट, सी है CSI मुंबई, डी है जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट। यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली, कोचिन एयरपोर्ट, सी है CSI मुंबई, डी है जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताइए, जल्दी से आंसर करिए। ABCD मैं आंसर कर देता हूँ इसका सही आंसर होगा IGI दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, हाँ सही हो जाएगा। जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा है। जबकि सिर्फ सोलर एनर्जी की बात आएगी तो कोचिन एयरपोर्ट ऐसा हो जाएगा। ये मैंने आपको जब करंट बता रहा था तब भी अपडेट किया था कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में आयोजित हुए रायसीना संवाद या रायसीना डायलॉग 2020 में उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, आपको बताना है इसका जो उद्घाटन है वो मोदी जी ने किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें मुख्य अतिथि कौन थे उद्घाटन सत्र के दौरान, और रायसीना संवाद या रायसीना डायलॉग जो है ये सांग्रीला संवाद जो होता है सिंगापुर में, उसी की तरह ये किया जाता है आयोजित। ऑप्शन ए है कार्ल बिडल, ऑप्शन बी है मोहम्मद नशीद, ऑप्शन सी है उर्सुला वॉन डर लेओन, ऑप्शन डी है स्टीफन हार्पर, या ई है कोई नहीं आदेख। बताइए क्या है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से करिए, समय बहुत कम है हमारे पास। अब धमाका वीडियो भी आएगा 12 बजे। आप लोगों का जो मैंने पूछा था पोल के अकॉर्डिंग कि कब चाहिए, तो 400 लोगों के आसपास ने पोल में पार्टिसिपेट किया, सब 52% के आसपास लोगों ने 12 बजे का टाइम चुना है, तो हम 12 बजे ही देंगे उस वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा सी, उर्सुला वान डेर लेओन। ये रही इसमें मुख्य अतिथि रायसीना संवाद 2022 में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दिवसों से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो वेटलैंड डे हो, चाहे वो सिविल सर्विस डे हो, चाहे वो विश्व पर्यावरण दिवस हो या ओजोन दिवस हो। आज मैंने क्वेश्चन बनाया है राष्ट्रीय पंचायती दिवस से। पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 21 अप्रैल, बी 23 अप्रैल, सी है 24 अप्रैल, डी है 25 अप्रैल, ई है कोई नहीं है एक से अधिक। इस ऑप्शन को आप कंसीडर किया करो, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, बिहार में ये पूछा जाता है और मैंने भी इसको आप पीछे अपडेट हो गए कि इसके पे मैंने बनाए हैं आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या है?
24 अप्रैल 24 अप्रैल हो जाएगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। मोदी जी इस दिन जम्मू कश्मीर की यात्रा पे थे और इन्होंने वहां कई सारी योजनाओं को जो है उद्घाटित किया था। ठीक है, तो उसी से ये संबंधित क्वेश्चन मैंने बनाया है यहाँ पे, आप सारे दिवस को जरूर देख के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन किया, इस सुरंग की लंबाई कितनी है? तो बहुत क्वेश्चन अटल टनल से पूछे गए हैं, हम थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे उस नॉस्टैल्जिया से अटल टनल की, और बनिहाल काजीगुंड जो सड़क है उसकी सुरंग पे आज बात करेंगे हम लोग। इसका बताना है आपको कितना है इसकी लंबाई सुरंग की, 7.42, 8.45, 9.02, 10.12 किलोमीटर। सही आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, बनिहाल काजीगुंड सड़क ये जम्मू एंड कश्मीर में है और इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ है इस पर्टिकुलर एरिया को। तो इसका सही आंसर क्या होगा 11 का? 8.45, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 9.02 जो है ये अटल टनल है, ये तो पूछ ही लिया गया था बीपीएससी में और ये मैंने कवर भी कराया हुआ है करंट में। तो 8.45 किलोमीटर काजीगुंड सड़क का उद्घाटन, और ये करंट में मैंने नहीं कराया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे कवर किया। मैंने पहले ही कहा क्विज में वो क्वेश्चंस भी होते हैं जो करंट से मिस हैं, तो आप इसको भी ध्यान से पढ़ के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है? बहुत अच्छे, रतले और क्वार इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं लगातार, तो बताना है किस नदी पर है। ए झेलम, बी सतलज, सी चेनाब, डी रावी, ई कोई नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन दो टाइप का बन रहा है, या तो इस परियोजना से पूछा जा रहा है या फिर चेनाब नदी से पूछा जा रहा है कि चेनाब कहाँ से निकलती है नदी, किस जिले जो किस राज्य में बहती है। तो चेनाब काफी चर्चा में रही है, वो इसी परियोजना की वजह से है। ठीक है, तो रतले जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पे है, ये मैंने बातों बातों में आंसर ही बोल दिया इसका, जो कि आपको फायदा मिल गया होगा आई गेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट फॉर टुडे बट नॉट लीस्ट, देश की प्रथम कार्बन तटस्थ पंचायत कौन बन गई है? हमेशा की तरह अंतिम क्वेश्चन सबसे इजी। ऑप्शन ए है पल्ली, बी है पटवाई, सी है सांबा, डी है कुंभलांगी, या ई है कोई नहीं। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है डी, तो ये कुंभलांगी है और कार्बन तटस्थ पंचायत का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा और स्कोर अपना बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और धमाका वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। कल का धमाका आपको पसंद आया, आज भी धमाका कुछ वैसा ही करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताइए, मैं कर देता हूँ इसका आंसर। पल्ली जो है पंचायत, ये बन गई है देश की प्रथम कार्बन तटस्थ पंचायत जम्मू कश्मीर, और इसी ये पंचायत दिवस के मौके पे मोदी जी यहाँ पे उपस्थित थे, यहीं से उन्होंने राष्ट्र को संबोधित भी किया था पंचायती राज दिवस के अवसर पे। तो देश की प्रथम कार्बन तटस्थ पंचायत है पल्ली पंचायत जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया ए, और ये अपना स्कोर बता दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव ए गुड डे। जय हिंद।